फेड के महत्वपूर्ण फैसले से पहले दिन के निचले स्तरों पर बाजार 75 अंक गिरकर निफ्टी 18,100 के नीचे फिसला। वहीं निफ्टी बैंक भी शिखर से करीब 350 अंक फिसला। मिड कैप इंडेक्स में भी सारी बढ़त गवाई। मयूर सुना? शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी वेदांत, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक में 2.5% की बढ़त। आज ऑटो, स्टॉक्स और सरकारी बैंकों में मुनाफा वसूली। सन फार्मा 7 साल की ऊंचाइयों पर, ब्रोकरेज भी हुए बुलिश। सिटी ने दिए करीब 1300 रुपए के ऊपर के लक्ष्य, कहा सभी कारोबार में दिख रहा है मोमेंटम। कमजोर नतीजों के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज भारी बिकवाली, 10% से ज्यादा टूटा, वायदे का टॉप लूजर बना। तिमाही आधार पर 50% गिरा ऑपरेटिंग मुनाफा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी दिखा दबाव। और कैबिनेट और CCA की अहम बैठक खत्म। सूत्रों के मुताबिक अगले सीजन के लिए एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का हुआ फैसला। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंघल और मेरे साथ हर्षता यहाँ मुंबई में, और दिल्ली से ऑफकोर्स वीरेंद्र जुड़ते हुए। मार्केट पर नज़र रखते हैं एक बार। एक तेज़ी में ब्रेक लगाया क्लियरली, और जो मार्केट का पैटर्न था कि हर डिप पे बाय करिए, आज फाइनली एक डिप आया जिसमें बाइंग नहीं हुई है। हालांकि अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। 1.5 घंटे में काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है मार्केट में। याद रखिए आज फेड की मीटिंग है रात को, और सुबह हम उस पर रिएक्ट करेंगे। कल सुबह एक्सपायरी भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे मार्केट्स को, और इन सब पर चर्चा करेंगे अगले 1.5 घंटे में। हर्षदा है। आफ्टरनून अनुज। क्लियरली इवेंट से पहले थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के से पॉजिटिव टिक के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद एक तरफा लगातार खरीदारी दिखाने के बाद मार्केट्स एक विराम लेते हुए आज 18,178 तक का हाई, याद रखिएगा, निफ्टी ने छुआ था। वहां से एक सब्सटैंशियल कूल ऑफ देखने को मिला। 18,100 पर टिके नहीं है। कल आपको याद होगा बार बार इस लेवल को टेस्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर ही क्लोज देखने को मिला था। तो आज वैसी स्थिति बनती हुई, लेकिन एक तरफा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सरकारी बैंक, केमिकल शेयर, ऑटो कंपनियां, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, यहाँ पर कुछ हमने देखा है मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। डर इसी बात का है कि आज की मुनाफा वसूली क्या आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे अनुज आप खुद मेंशन कर रहे थे कि कल एक्सपायरी का दिन, आज ऑफ कोर्स एक बड़ा इवेंट, और लार्जली मार्केट भर में ये चर्चा है और सब लोगों ने अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया है वो 75 बेसिस के हाइक के लिए जो अमेरिका में आता हुआ दिखाई देगा। डर इफ एट ऑल किस बात का होगा? डर मेरे को इस बात का है कि मार्केट में इस समय कंसेंसस बाय है हर्ष, मोर देन एनीथिंग एल्स। आज सुबह हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि पहली बार अगस्त के बाद हम एक ऐसी पोजीशन पहुंच गए जहां FIs का लॉन्ग रिटेल के लॉन्ग से ज़्यादा है, और दोनों लॉन्ग है एक्चुअली। FIs भी लॉन्ग है, रिटेल भी लॉन्ग है, और 18,200 के पास से लौटे हम निफ्टी। लेकिन मार्केट का आप स्ट्रेंथ देखिए, अभी भी हम कल के लो से काफ़ी ऊपर हैं। जो पहला सपोर्ट है मार्केट का, जो मैं कह रहा था कि इस मार्केट में अब आपके पास एक जो स्ट्रैटेजी होगी वो होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको जो पिछले दिन का लो है उसको अपना एक स्टॉप लॉस बनाना है। तो कल का लो क्या था? 17,900। कल 17,900 से ज़बरदस्त आपने रैली देखी थी। और अगर बड़ा सपोर्ट देख रहे हैं आप तो 17,723 जो कि परसों का लो था, या मतलब एक दिन पहले का लो था। लेकिन मेरे को इशू आ रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ दिया, हालांकि इंट्राडे में जस्ट 10 पॉइंट से तोड़ा, लेकिन एटलीस्ट इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने कल का लो ब्रेक किया है। और जो कुछ बैंक्स हैं जैसे कि एक्सिस बैंक वगैरह, उनमें थोड़ी सी सेलिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो 40,800 वो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का एक बड़ा सपोर्ट है हर्षता। और ऑप्शंस बेस 40,500 पर है। आपको याद होगा पिछले 3 दिन पहले जो डिक्लाइन आई थी वो भी 40,500 40,800 के करीब से ही घूमी थी। फोकस में हैं 2 स्टॉक्स। एक है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में हमने कल डिस्कस भी किया था कि बेन की सेलिंग का थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। 6% के करीब ये हाई से गिर चुका है अपने, तो इसने काफ़ी इंपैक्ट किया बैंक निफ्टी पे। और SBI के नंबर्स हैं सैटरडे को, उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग आ रही है। लेकिन फेड की जहाँ तक बात है, US फेड नॉर्मली मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं करता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं करता है कि जिससे मार्केट एकदम से अच्छी खासी रैली चल रही है और वो एकदम ब्रेक हो जाए। ऐसा US फेड नॉर्मली नहीं करता है। US फेड मार्केट को एक बहुत अच्छे से गाइड करता है, आपको बताता है कि क्या करने वाले हैं वो, और उसके बाद वो कुछ डिसीजन लेते हैं।
तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से आए और कहें कि अब हमने 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर दिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे वो। ऐसा करना तो पहले से वार्न कर चुके होते। लेकिन ये चीज़ तो तय है कि रेट बढ़ेंगी जाएंगी का वो जो एक टर्मिनल रेट है वो इस समय मार्केट एज्यूम कर रहा है कि 5% होगी। अगर कमेंट्री में कहीं भी ऐसा आया कि 5% से ज़्यादा होगा टर्मिनल रेट, 5.5-6% के करीब होगा, और डॉट प्लॉट ने अगर उसको इंडिकेट किया, वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। अदरवाइज मार्केट मेरे ख्याल से 75 बेसिस पॉइंट और हॉकिश कमेंट्री दोनों पचा चुका है। चलिए, तो नेगेटिव कमेंट्री या फिर थोड़ी बहुत जो आप कह सकते हैं ना डरावनी कमेंट्री मार्केट लार्जली पचा चुका है। लेकिन हाँ, दबाव तो आ रहा है वो भारतीय बाजार में बैंकिंग काउंटर्स की ओर से। इस बीच कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया है कि एक तो एथेनॉल की जो प्राइसिंग है वो बढ़ा दी है सरकार ने 46-66 प्रति लीटर से 49 रुपए प्रति लीटर के आसपास से आती हुई दिखाई दे रही है। एनबीएस की नई दरें 2022-23 की रबी सीजन से लागू होने वाली है। एनबीएस यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, सुबह में आपको कह रहे थे पीएनके पोटैश वाले फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी बढ़ाने का फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है, और ठीक वही होता हुआ दिखाई दिया है। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव अपडेट्स आते हुए कैबिनेट की बैठक में ये औपचारिक घोषणा कुछ ही देर में होगी, लेकिन ये फिलहाल आपके लिए सी हैवी मोलासिस के लिए दरअसल जो दाम सरकार देती है उसे भी बढ़ाया गया है। 49 रुपीज 40 के आसपास प्रति लीटर दिए जाएंगे। तो प्राज का स्टॉक आप चीनी कंपनियां रेडार पर रखेंगे, साथ ही साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर इस खबर का सीधा सीधा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। प्राज इंडस्ट्रीज हम देख ही रहे थे, इंडिया ग्लाइकोल में भी हमने देखा एक अच्छा खासा इजाफा। एनएफएल देखिए, आरसीएफ, चंबल, ये सारे काउंटर्स होने चाहिए जो आपके रेडार पर दरअसल होने चाहिए। क्या लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए? लक्ष्मण, और क्या डिटेल्स आपके हाथ लग रही है कैबिनेट की आज की बैठक से? देखिए, दो बड़े फैसले हुए हैं। फैसले तो वैसे कुल 5 हैं। दो बड़े फैसले हुए हैं। एक फर्टिलाइजर सेक्टर को लिए हुआ है, जो पीएनके फर्टिलाइजर के लिए सरकार ने नई सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी है। ये नई सब्सिडी की दरों के हिसाब से सरकार 51,875 करोड़ रुपए सब्सिडी सपोर्ट के तौर पर देगी। ये फ्रेट सब्सिडी के तौर पर कंपनियों को दी जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए ये सब्सिडी लागू होगी। इसमें एनपीकेएस 4 तरह के जो फर्टिलाइजर हैं उन सब के अलग अलग दरों को तय किया गया। जैसे नाइट्रोजन के 98.02, पी के लिए 66.93, इसी तरीके से चारों फर्टिलाइजर के अलग अलग दरें तय की गई है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होगी, यानी इन फर्टिलाइजर को बनाने में जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उसके हिसाब से सरकार जो है सब्सिडी देती है। एक शुगर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट खबर है कि जो एथेनॉल खरीदती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चीनी कंपनियों से, उनकी कीमतें सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। वो बढ़ोतरी 2 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर तक की गई है। जैसे सी हैवी मोलासेस के लिए 46.66 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 49.41 रुपये प्रति लीटर की गई है। बी हैवी मोलासेस के लिए इसी तरीके से 1.65 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। गन्ने के जूस से या फिर चीनी से जो एथेनॉल बनता है उसके लिए 2 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो इनफैक्ट बड़े अनाउंसमेंट्स आते हुए और एक औपचारिक घोषणा भी जल्द ही आप सुनेंगे, लेकिन लक्ष्मण रॉय एक्सक्लूसिव जानकारी आपको सबसे पहले दे रहे हैं कि बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। टॉप परफॉर्मर्स में ऑफकोर्स छोटी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं ही, लेकिन साथ ही आप वो एथेनॉल प्ले वाली शुगर कंपनियों पर ध्यान देंगे, और जो दरअसल इक्विपमेंट बनाती है एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए या फिर चीनी कंपनियों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, प्राज जैसे स्टॉक्स पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। पूरा पैक जहां पर हरकत तेज होती हुई। चलिए, वायदे बाजार के लिहाज से सेटअप हमारा कैसा खड़ा है इस समय? अब हम 80 पॉइंट नीचे आ चुके हैं निफ्टी पर, 18,065 के लेवल्स पर। सिर्फ आप देखिएगा जो डे लो था 18,057 था, तो वहां से ज्यादा दूरी नहीं है, उसी के आसपास 5-6 पॉइंट की दूरी रह गई है। निफ्टी बैंक में भी अब 200 पॉइंट का दबाव आता हुआ। वीरू जी अनुज, उससे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, मैं एक चीज बोलना भूल गया हर्षिता। आज आईटी शेयरों में अच्छी खासी पिटाई हुई है, और वो जो एक रैली बन रही थी आईटी में, जो इन्फोसिस में खासतौर से जो रैली बन रही थी, जो मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, आज उसका सपोर्ट नहीं है हमारे पास। बैंक निफ्टी तो 2-3 दिन से ये वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी फिर भी इतना वीक नहीं था, क्योंकि एक उसको रिलायंस का सपोर्ट था, दूसरा उसको आईटी शेयर्स का सपोर्ट था। रिलायंस का सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, करीब आधा % ऊपर रिलायंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन आईटी का आज सपोर्ट नहीं है। पता नहीं क्या कारण है जिसकी वजह से ये आईटी में आपने एकदम से इंट्राडे में इतनी डिक्लाइन देखी है। अदरवाइज ये एक और फैक्टर है, लेकिन रिलायंस काफ़ी अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है।
इसका एक मेरे ख्याल से सपोर्ट फैक्टर है, और वरना और भी ज़्यादा नीचे डाउन होते हैं हम शायद जी आज। हाँ, रिलायंस ने थोड़ा बहुत मामला संभाल लिया है आज। वीरू, वायदे बाजार के लिहाज से पोजीशंस कैसी खड़ी हैं? बिल्कुल, अभी आई थिंक मैं रिलायंस से शुरुआत कर रहा था और अनुज ने जो बात कही, अभी रिलायंस कल के लो को वॉलेट नहीं किया और लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। हालांकि एचडीएफसी थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ यहाँ पर, बट स्टिल एचडीएफसी अगर आप देखें अपने ऑप्शन बेस यानी 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक क्लियर कट, जिसे कहते हैं ना बाजार जहाँ बाइंग एफर्ट्स आज झोंक रहा था, उसमें हर्षदा अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को देखें तो इस दौर के एक नए हाईएस्ट क्लस्टर पे आज सुबह से अगर आप देखिए लीडरशिप पे रखी थी, आज बाजार ने फोकस किया है वेदांता और हिंडाल्को पे, दोनों ही स्टॉक्स पे एक स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल वेरिएशन हुआ है। करीब करीब एक समय करीब 4.25 से लेकर करीब करीब 5% तक का वेरिएशन था, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग 3.3 2.6% स्टॉक बिल्डअप है वेदांता में और हिंडाल्को में। मेटल स्पेस में ये दो स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेकर अगर आप देखें ट्रेड करते हुए। मीडिया स्पेस में आज देखिए पीवीआर में एक स्विंग नजर आ रहा है, और पीवीआर जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। करीब करीब 1767 सुबह इसने एक अटेम्प्ट किया अपना लास्ट ड्यू एवरेज काटने का, हालांकि सक्सीड नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हर्षदा यहाँ पे बिल्डअप है 5.5% का। और एक सन टीवी मीडिया स्पेस में ये दो स्टॉक्स ओपन इंटरेस्ट खींचते हुए। और शॉर्टिंग कहाँ कहाँ पे हुई है आज? सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हुई है केमिकल स्पेस में। लुक एट एसआरएफ 8.5%, चंबल 34.5%, कोरोमंडल 19.3%। ह्यूज बिल्डअप है हायर लेवल से अगर आप देखें, काफी शॉर्टिंग हुई है केमिकल बास्केट में। और एक ऑटो जहां पे कल सेल्स नंबर आने के बाद से अगर आप देखें शॉर्ट बनने का क्रम जारी था, आज भी वहां पे हर्षता आइशर में लगभग 11% और एस्कॉट्स में 13.25% का बिल्डअप। काफी शॉर्टिंग ऑटो में विजिबल है हर्षता। दबाव तो गहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली, एस्कॉट्स के नंबर्स थोड़े से निराशाजनक थे, लेकिन आयशर ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बावजूद वो स्टॉक आज कमजोर पड़ता हुआ। कुछ और काउंटर्स आपको बता दें जहां पर ट्रेंड साफ है तेजी और मंदी के बीच। अपोलो हॉस्पिटल्स कल परसों तक तेजी थी, कल से इनफैक्ट मुनाफा वसूली शुरू हुई और ये स्टॉक 3% करेक्ट होता हुआ। याद रखिएगा मेदांता का आईपीओ जल्दी खुलने वाला है, उससे पहले करेक्शन, पिछले हफ्ते आउट परफॉर्मर था। भारतीय एयरटेल आज करेक्शन जोन में करीब 3% की मुनाफा वसूली। आज एफएमसीजी का साथ नहीं है। एचयूएल जैसा स्टॉक कुछ मुनाफा वसूली की ग्रिप में। नेस्ले ब्रिटानिया में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर, लगभग 10% करेक्ट हुआ है ये। वायदे में बेहद खराब परफॉर्मेंस Q2 का और उसी का खामियाजा स्टॉक भुगत रहा है। लेकिन आप देखिए ट्रेंडिंग काउंटर्स जहां पर एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया सब में मुनाफा वसूली हो रही है। आईटीसी का सपोर्ट है, इनफैक्ट इसका 1% का योगदान है तेजी की तरफ। सन फार्मा एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ नंबर्स के बाद, कल भी यहां पर एक्शन था, आज 1.1% तक की बढ़त। चोला इन्वेस्टमेंट बहुत ही सॉलिड नंबर्स, 5% ऊपर। एनएमडीसी कल दोपहर से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है दरअसल पिछले महीने अक्टूबर के लिए, हालांकि सेल्स में इजाफा नहीं हुआ। कल ही मोमेंटम आया था और वो मोमेंटम आज बरकरार है, 108-109 तक के लेवल्स के करीब ये ट्रेड करता हुआ, करीब करीब 4% तक का इजाफा। तो इस तरह के मार्केट में जहां पर दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने को मिले हैं, लेकिन इंडेक्स दरअसल ऊपरी लेवल से सिमट रहा है। आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारे जानकार आपको बताएंगे। गौरांग शाह से बात करेंगे फंडामेंटल्स पर। तकनीकी कॉल्स देने के लिए प्रकाश गाबा, गौरव बिस्सा, चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस जायसवाल और अमित सेठ भी इस शो का हिस्सा हैं। आज खास तौर से 2:30 बजे में क्या चल रहा है, फोकस रहेगा एक बहुत ही स्पेशल स्टॉक पर। सुमित आपको अपडेट आगे देने वाले हैं। 2:40 पर हम ऑफ कोर्स 4 का चौका लेकर आएंगे, लेकिन साथ ही जो कल नतीजे आने वाले हैं एचडीएफसी, एसआरएफ, इनकी बातचीत होगी। आशीष उसका अपडेट देंगे। हीरो मोटो क्या परफॉर्म करके देगा Q2 में, दीपाली से ब्यौरा लेंगे। इसके अलावा 4 का चौका हर रोज की तरह तो रहेगा ही। आज हम बात करने वाले हमारे सभी जानकारों से, तो सस्ता ऑप्शन देंगे चंदन तापड़िया, प्रकाश गाबा देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार अमित सेठ और गौरांग शाह से लेंगे मिड कैप फंडा। आज बाजार में सिचुएशन को भांपने के लिए हम एक और बड़े मेहमान को जोड़ने वाले हैं। कैपिटल माइंड के फाउंडर सीईओ दीपक शुनॉय भी हमारे साथ होंगे और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा भी लिया जाएगा। तो ये पूरा ब्यौरा आपके सामने आएगा मार्केट का, लेकिन हर टिक के साथ दरअसल बैंक निफ्टी दबाव में 209 से 211 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल जरूर रही है। चले जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। काबा साहब, आफ्टरनून। आपका ट्रेड तेजी की तरफ या मंदी की तरफ? तेजी की तरफ। गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा।
और वो है, मेरे स्टॉक लिखा है सिंजीन। सिंजीन में आज तेजी है, 5-7 दिनों से एक तेजी दे रहे हैं। कल और परसों एक पॉज जोन पर था, अप मूव ऑन है। आज 639 पर ट्रेड कर रहा है सिंजीन। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, 650 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 631 सिंजीन। ओके, सिंजन अगर आप देखें अपने फार्मा स्पेस से, तो जो थोड़े बहुत टर्बुलेंस वाले स्पेस हैं वहाँ से हट के आप सिंजन में ट्रेड करते हुए प्रकाश सर। और सिंजन याद रखिएगा आज अपना अप्रैल 2022 का हाई बाइसेक्ट कर गया। असल में इस बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जो एक 6 मई का हाई था वो था करीब करीब 683 के आसपास। तो एक बड़ा ही अगर आप देखें अच्छा वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। ये आप आवाज़ पे पिछले 3 दिन से अगर आप देखें ट्रेड कर भी रहे होंगे मेरे ख्याल से। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो इंडसइंड बैंक पे रिकमेंडेशन है और वो सेल साइड पे रिकमेंडेशन है। मेरा समझना है कि क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं कर पा रहा है इंडसइंड बैंक, हाई लेवल पे लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक सपोर्ट था 1140 के आसपास, इंडसइंड बैंक ने उसको ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। आई थिंक यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 1151 1151 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 1110 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर आप पुट ऑप्शन में भी एक ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी पुट ऑप्शन लीजिए 1140 वाला, 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 28 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 50 रुपए के टारगेट के लिए। देखिए, मार्केट में वीकनेस अब बढ़ती जा रही है इस समय, और भारतीय एयरटेल करीब करीब 3% नीचे। ऑटो स्टॉक्स में भी डिक्लाइन है आज, मारुति और आयशर मोटर्स और लीवर, नेस्ले, सो कंजम्पशन नेम्स, इन सब में भी डिक्लाइन है। लार्सन एंड ट्यूब्रो भी नीचे है। गौरव बिस्सा को भी जोड़ लेते हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून। जैसे शो की शुरुआत हमने कहा कि मेटल स्पेस थोड़ा बजिंग है, तो वहाँ पे जो मेरा रिकमेंडेशन होगा उस पर ही होगा। वेदांता काफी अच्छा लगा। यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको डेली चार्ट्स पे देखने मिला है। अच्छे खासे पोजीशंस बनी है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। इचिमोको सेटअप इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 285 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 320 रुपए लक्ष्य को प्ले कर सकते हैं। वेदांत में एक अपॉर्चुनिटी 330 के लिए मौका यहाँ पर तेजी की तरफ ही पकड़े। साथ ही अब जोड़ते हैं गौरांग शाह को। गौरांग, आफ्टरनून। मार्केट ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आता हुआ इस समय डे लो पर हम खड़े हैं 18,050 के स्तरों पर। निफ्टी पे 93 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और आप यही डे लो के आसपास निफ्टी बैंक को भी देखेंगे 41,076 के जो लेवल्स देखने को मिले हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ से मौका खरीदारी का ढूंढना है या फिर थोड़ा सा संभल के चलना है। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं और कोई खास स्टॉक चुना है तो बताइए। धन्यवाद अर्शिता, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पिछले हफ्ते से निरंतर लगातार हम ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं और ये थोड़ा बहुत लाजमी भी था कि करेक्शन आए। अब ये करेक्शन आया है, उसकी वजह शायद यूएस फेड भी हो या फिर 18,000 के पार जो हम चले गए निफ्टी स्पॉट पर, वो भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इसी स्तर के आसपास आकर के मुनाफा वसूली आ जाती है। वो फिर संकेत ज्यादातर जो हमें लग रहा है वो विदेशी संकेत है। स्थानीय मार्केट में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे लेकर के ऐसी नकारात्मक परिस्थिति देखने मिले। तो अभी ओपनिंग रिमार्क्स में अनुज ने भी बताया कि शायद एक नीजक रिएक्शन हम कल करेंगे, जो भी निर्णय यूएस का फेड लेगा। लेकिन कोई भी कारण हो, ऐसी गिरावट आती है तो हम हमेशा निवेश की ही राय देते हैं अर्शदा, बशर्ते कि आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबी अवधि का हो। और उसी तर्क के आधार पर अगर निवेश लायक मझौली मिड कैप कंपनी आपको ढूंढनी है तो हमें लग रहा है कि एल&टी टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से आने वाले समय में नतीजों के आधार पर न तो सिर्फ एल&टी टेक्नोलॉजीज लेकिन पूरा आईटी क्षेत्र अर्शदा, हमें लग रहा है कि आने वाले 3-6 महीने के बाद एक बेहतर सुधार हो सकता है और वो आंकड़ों में दिखाई देगा। तो विकल्प के रूप में अगर आपको निवेश करना है तो एल&टी टेक्नोलॉजीज पसंद आता है हमें लंबी अवधि के लिए। और कल भी अगर करेक्शन देखने मिलता है फेड के आउटकम के बाद तो भी हम मानेंगे कि खरीदारी की राय होगी। ओके, एक्चुअली मेरी एक नज़र मैच पर भी है। एक बढ़िया, सभी की नजर मैच पे अनुज एक्चुअली, और इस तरह के मार्केट में तो वहीं पे ज्यादा मजा आ रहा है। बिल्कुल, वो भी के कारण हो सकता है, शायद वॉल्यूम थोड़े कम हो। एक जबरदस्त शॉट मारा राहुल ने और नो बॉल भी थी, तो चलिए देखते हैं फ्री हिट पे क्या होता है। अमित सेठ जी को भी जोड़ लेते हैं। अमित जी बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? ओके, सॉरी, अमित को जोड़ेंगे, लेकिन गाबा जी एक मुझे आपसे कॉल लेना था। ये जो डिक्लाइन आज आपने देखी है इन्फोसिस में, ये करेक्टिव मूव है या फिर एक आपको लग रहा है कि रैली खत्म हो गई यहाँ पर?
वेल, इन्फोसिस का मूव काफी हद तक बहुत दौड़ा है, करीब 1300 से फिर 1550। यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, मैं कहूंगा थोड़ा स्ट्रेच है। मैं नहीं कहूंगा कि रैली खत्म हुई, लेकिन स्ट्रेच है तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। पॉसिबल है कि अभी थोड़ा और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। शायद यहाँ पर किसी को शॉर्ट करना है, एग्रेसिव शॉर्ट होगा, 1560 का स्टॉप लगाकर चले, लेकिन 1520 के आसपास इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ज्यादा मुझे वीकनेस नजर नहीं आती। 1520, 1500, मेरे ख्याल से 1520 एक करेक्ट लेवल है, वहां से एक बाउंस फिर मिलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और कहीं पर वीकनेस नहीं लगती मुझे फिलहाल। हाँ, अनुज डिस्कस करते रहिए, मैच डिस्कस करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बोलते बोलते अनुज के अगर आप देखें एक फ्री हिट पे छक्का लगा, वाकई मजा आया उस शॉट को। वो केएल राहुल के लिए वो जोक चल रहा था एक्चुअली पिछले मैच के बाद कि वो मैगी कैसे बनानी है कि राहुल एक चौका और जब तक वो जाए तब तक मैगी बन जाएगी। किसी ने कहा कि भाई तो मैगी रॉ ही खानी पड़ी मुझे, क्योंकि वो एक बार, लेकिन वो मेरे ख्याल से पूरी के पूरी जोक्स उनके पास पहुंच गए और आज वो अपना असली खेल दिखा रहे हैं। देखिए क्या जबरदस्त। तो 29 बॉल्स में 47 बना ही लिए। बात करते और एक और चौका जैसे वीरू अपडेट दे रहे हैं। तो मजेदार खेल। इनफैक्ट एक जब पहले विकेट निकल गई थी तो तब थोड़ा सा तनाव आया था कि संभाल पाएंगे या नहीं, रोहित शर्मा की। लेकिन अब टचवुड जम रहे हैं तो जमने देते हैं और यहाँ पर भी कुछ होपफुली ऐसे ही चौके छक्के निकालने की कोशिश करेंगे। वीरू कुछ दिख रहा है ऐसा धमाकेदार? हाँ, सीमेंट स्पेस जहां पर आप देखें ठोस रवैया कुछ नजर आ रहा है हर्षदा। लेट्स चेक सीमेंट। इस ACC जो कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और देखिए पिछले कुछ सेशन के मूव के बाद आज भी इसमें कोई भी टर्बुलेंस नहीं है, अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 2445 दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। एक बार गौरव इसको जरा जज करिए, 2445 सारी कॉल्स इसकी फ्लोट कर रही हैं डे हाई पर। अच्छा, मैं एक और चीज जो देख रहा हूँ महत्वपूर्ण, वो ये है कि 26 सितंबर के बाद का जो एक हाई था 30 सितंबर के आसपास का, वो भी इसने बाइसेक्ट कर दिया है। ACC को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त? अगर आप मार्च 2022 के अगर लोज कनेक्ट करेंगे और ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो उसका एक सपोर्ट से ही एग्जैक्टली स्टॉक जो है वो घुमा है तकरीबन 2250 के आसपास में। यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आ चुकी है। यहाँ पे रिस्क उतना फेवरेबल नहीं रहा क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड, एक 10% की अपसाइड हमको देखने मिल चुकी है हफ्ते भर के अंदर। तो आप किसी के पास अगर है तो कैरी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा प्रीवियस स्विंग हाई को पार कर रहा है, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ से करना वहां पे उतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। ACC मार्केट में एक बार ज़रा एक दो और स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं। थोड़ा सा जो डिक्लाइन था वो बढ़ रहा है। एक बार डिवीज़ लैब्स का इंटर चार्ट लेकर आइए। कल इसी टाइम पे हम डिवीज़ की बात कर रहे थे एज वन ऑफ द टॉप गेनर्स, और अभी एकदम से इसमें डिक्लाइन आप देख रहे हैं डिवीज़ लैब्स में, और शार्प डिक्लाइन एक्चुअली इंट्राडे में। अच्छा खासा एक प्रेशर उस पर आता हुआ, लेकिन ITC ने ज़बरदस्त सपोर्ट दिया मार्केट को। ITC ने आज भी फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है। गुरांग जी, ये चल क्या रहा है ITC में? बिकॉज ऑलमोस्ट सबके अब कंसेंसस बाय कॉल में आ गया ये, और नॉर्मली 200 रुपये वाला स्टॉक जब 250 हुआ, फिर 300 हुआ, अब 350 भी हो गया है। तो यहाँ पर क्या व्यू है? तो अनुज, खरीदारी की राय थी और हमने हमारे चैनल CNBC आवाज पर कई बार ITC के ऊपर खरीदारी की राय थी, और वो समय था जो स्तर आप बता रहे थे। मेरे ख्याल से 180 और 220 के बीच में ITC ने एक उम्र गुजार दी थी और एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर हुआ करता था FMCG क्षेत्र का। लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी ने कारोबार जो अलग अलग है बैलेंस शीट के तहत, उन्होंने में रणनीति बनाई और योगदान चौतरफा आने लगा। खास करके जो कृषि क्षेत्र का कारोबार है वहां से एक अच्छा योगदान आया। FMCG सेक्टर जो इनका है बिजनेस वर्टिकल, वहां से अच्छा योगदान आया। और आपको सिगरेट, तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के वर्टिकल से योगदान तो काफी अच्छा रहा ही ITC के बैलेंस शीट पर। और जो नतीजे अब तक हमने देखे अनुज, उसको देखते हुए हमने हमारा लक्ष्य जो पहले करीबन इसी स्तर के आसपास का था उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया है और करीबन 445 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया ITC पर। ये मैं बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर मेरा ये मानना है कि कोई ज्यादा कठिनाई कारोबार को लेकर के नहीं आई और जो भी नए रूप में कारोबार रणनीति सामने रखी है इन्होंने, वो अगर मुकम्मल तौर पर जमीनी स्तर पर ये लागू कर देते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक दौर इतिहास हो जाएगा जहां पर ITC एक अंडर परफॉर्मर माना जाता था।
ITC 354, क्या गजब की चाल थी आज इसकी। अगर आप देखें ITC 354, इसका मतलब ये है इसकी इस दौर की ये हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। इंट्राडे में याद रखिएगा हिस्टोरिकली इसने एक बार करीब 367 रुपए 95 पैसे का हाई भी लगाया है, वो था जुलाई 2017 में। खैर इस बीच एक बार आप लेके आइए कैनफिन होम्स। एक एग्जिट के बाद एक बड़ा सेल ऑफ, उसके बाद अगर आप देखें नतीजे, उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें क्लेरिफिकेशन, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, बट ये स्टॉक फाइनली अल्टीमेटली अगर आप देखें वो जो सप्लाई क्लस्टर था, मानस आपने आई थिंक इस चार्ट को अच्छी तरीके से रीड भी किया हुआ है, सारे के सारे एवरेजेस फ्लोट कर रहे थे इसके 525 से लेकर 560 के बीच में। वो रेंज नहीं बाइसेक्ट कर पाया और फाइनली आज ये सरेंडर करता हुआ। कैनफिन होम्स को आप ट्रेड करना चाहेंगे या फिर आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक में इस वक्त? देखिए बहुत क्लियर चार्ट्स हैं कि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। स्टॉक ने कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। करीब 10 दिन निकाले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड, लेकिन आज स्टॉक ने सरेंडर कर दिया क्योंकि 510 का एक अहम सपोर्ट कैनफिन होम्स ने रीच किया है। मेरा समझना है कि 480 रुपए के भाव आपको वापस कैनफिन होम्स में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 521 रुपए के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, नीचे की तरफ 480 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें तो 500 का पुट ऑप्शन ले लीजिए, 15 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 26-27 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके अच्छा एक और स्टॉक लेकर आते हैं बंधन बैंक का, और उसका जरा एक 1 ईयर का चार्ट लेकर आते हैं बंधन बैंक का, क्योंकि एक पैटर्न रहा है बंधन बैंक का पिछले पूरे 1 साल में, इनफैक्ट 1 साल से ज़्यादा में, कि हर क्वार्टरली नंबर्स के बाद ये गिरता है स्टॉक और 240 से 250 के बीच में नॉर्मली ये सपोर्ट लेता है। ये देखिए ये पिछले 3-4 बार ऐसा हुआ है कि ये नंबर्स आते हैं उस पर गिरता है और ये 240 से सपोर्ट लेता है, लेकिन इस बार इसने इसको ब्रेक किया और कंक्लूसिवली ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। अब 232 का भाव इस समय आता हुआ। मानस जरा इसका भी चार्ट चेक कर दीजिए लगे हाथ। एक लग रहा है कि अब फाइनली ब्रेकडाउन आ रहा है इसमें, या फिर वापस वही जो इस लेवल से घूमता है वापस हो सकता है? यहाँ पर क्या व्यू होगा? देखिए अनुज जी, बहुत कम चांसेस हैं कि इस बार इस स्तर से ये बाउंस बैक देगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर हमने पिछले 3-4 दिनों में बंधन बैंक में देखा, जिस तरह के वॉल्यूम देखे हैं, उसको देख के तो लगता है कि जो 230 का एक सपोर्ट है इस बार शायद उसको भी ब्रीच करेगा और नीचे के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है जब तक स्पेशली स्टॉक 242 के नीचे ट्रेड करता रहे। यहाँ पर आपको बिकवाली नहीं करनी है, सॉरी खरीदारी नहीं करनी है। बिकवाली करने के मौके मिल सकते हैं, कोई छोटा मोटा उछाल मिले तब 242 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। नीचे की तरफ 215 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 15 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो दबाव तो है। इनफैक्ट बाकी सभी आप फाइनेंशियल्स पर ध्यान दें। बंधन बैंक नंबर्स के बाद निराशा हाथ लगी हुई, सेल साइड की पोजीशंस कंटिन्यू कर रही हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस का आप उदाहरण स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक आज वायदे का टॉप लूजर है। ऑपरेशनल नंबर्स बेहद खराब, जो उम्मीद थी उस पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी कंपनी, और उसके यहाँ पर भी इसकी काफी ज्यादा धुलाई होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई है फाइनेंशियल्स में तो उन स्टॉक्स को पीटा जा रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। स्टॉक आपके सामने अभी भी 9 से 10% के नुकसान पर ट्रेड होता हुआ, अग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। IDFC फर्स्ट बैंक डे हाई से करीब 1.5% नीचे। हम कुछ देर पहले इनफैक्ट दूसरे स्टॉक्स की भी बात कर रहे थे, एक के बाद एक, इंडसइंड हो, आपका एक्सिस हो, सब में वो पोजीशंस मंदी की तरफ मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, क्योंकि हम बैंकों की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर ब्याज से आय के आंकड़े उम्मीद से बेहतर थे। 8,270 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दिखाया, 7,929 करोड़ का अनुमान था। प्रॉफिट हालांकि एक बड़ा मिस हुआ है, क्योंकि 1000 करोड़ के ऊपर के मुनाफे का अनुमान जो था, कंपनी ने सिर्फ 411 करोड़ का ही मुनाफा दिखाया है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत सुधार जरूर नजर आया। हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अतुल कुमार गोयल इस समय जुड़ गए हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका। ये ब्याज से आय में तो बढ़त देखने को मिली है, लेकिन अगर आप हमें आपकी एसेट क्वालिटी पर कुछ और रोशनी डाल सकें, थोड़ी सी स्थिति इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, क्या आगे और कुछ एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के संकेत हैं? कुछ हाइलाइट्स दे पाएंगे इस पर? देखिए, आप जो है अगर 2-3 चीजें देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बैंक का देखते हैं, YOY उसमें 39% का इजाफा हुआ है, और जो है अगर NII देखते हैं तो उसमें 30% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है।
और आप अगर असेट्स क्वालिटी पे भी देखते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोस एनपीए भी हमारा कम हुआ है, अमाउंट में भी, परसेंटेज में भी कम हुआ है, नेट एनपीए भी अमाउंट में भी कम हुआ है, परसेंटेज में भी कम हुआ, और पीसीआर बढ़ा है। ग्रोस एनपीए 11.27% था जून में, जो घट के 10.48% रह गया सितंबर में, और अमाउंट में ये 87,035 करोड़ हो गया एज अगेंस्ट 90,167 में। सिमिलरली नेट एनपीए जो 4.28 था हमारा जून में, वो 3.80 रह गया है। हमने लास्ट टाइम गाइडेंस दी थी कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए मार्च 23 में ये सिंगल डिजिट में आएगा, तो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में आएगा, और भी थोड़ा सा कम होगा उससे, क्योंकि ऑलरेडी हम देखिए 10.48 में पहुंच गए, और एवरी क्वार्टर हमारा 70 से 75 बेसिस पॉइंट के करीब कम हो रहा है। और नेट एनपीए की हमने गाइडेंस दी थी आपको 3.5 होगा मार्च 23 में, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, वो लेस देन 3 होगा अभी, क्योंकि 3.80 हम जो है अभी पहुंच गए हैं। मिस्टर गोयल, ये भी एक और चीज पूछना चाहता हूँ मैं कि ये जो आपके एनआईएम्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल है, इस बात को देखते हुए कि जो डिपॉजिट्स पे के जो कॉस्ट है उसमें सब्सटेंशियली अगर आप देखें इजाफा हो रहा है सभी बैंकों के लिए, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये एनआईएम सस्टेनेबल है सर अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? ये सस्टेनेबल है, और सस्टेनेबल नहीं, क्वार्टर बाय क्वार्टर ये बेटर होगी, एब्सोल्यूट नंबर में ये बेटर होगी। कारण क्या है इसका, देखिए बेहतर होने का, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो रिकवरी पे है। हमने जो है टारगेट रखा था कि 32,000 करोड़ की हम रिकवरी करेंगे पूरे साल में, तो ये 8,000 पर क्वार्टर आती है। अगर आप जून में देखें तो ये रिकवरी 7,057 करोड़ थी, और जो है सितंबर क्वार्टर में देखते हैं तो ये 8,500 से भी ज्यादा है। तो जब रिकवरी अगर ज्यादा होती है तो जो उसमें पैसा हमारे पास आता है तो वो स्टार्ट अर्निंग दी यील्ड आल्सो, तो ये हमारा एक तो एनआईआई इससे आएगा। दूसरा क्या है, हमारा जो है स्ट्रेस बड़े अकाउंट में एक में भी नहीं है, कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है 100 करोड़ से 150 करोड़ से ऊपर का जो हमको रिकॉग्नाइज करना है। स्ट्रेस था केवल छोटे अकाउंट में, क्योंकि छोटे अकाउंट को हम एड्रेस कर रहे हैं, वो 1 या 2 क्वार्टर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये छोटे अकाउंट के जो स्ट्रेस की बात कह रहे हैं आप गोयल साहब, क्या उसी वजह से आपके स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, और इसको कब तक आप नियंत्रण में लाएंगे? साथ ही साथ क्रेडिट कॉस्ट की स्थिति अगर आप उस पर रोशनी डाल सके। देखिए, जो मैंने आपको बताया, आपको मैंने नंबर दिए कि पिछले 2 साल का ट्रेंड क्या है, उससे ये कॉन्फिडेंस आता है कि आगे में स्लिपेज कम होगी। हमारा रैम में बड़े अकाउंट में ऑलरेडी बताया, तो छोटे अकाउंट में इशू था वो एड्रेस हो रहा है, और ये स्लिपेज क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होगी। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है क्रेडिट कॉस्ट का, क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखें 2.46 थी जून 22 में क्वार्टर में, जो घट के 1.76 रह गई है, मतलब प्रोविजन 4,814 से 3,555 रह गया आपका सितंबर में। और ये क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिकवरी ज्यादा हो रही है, और जो स्लिपेज से जो रिकवरी होती है उसमें परसेंटेज का प्रोविजन जो रिवर्सल होता है वो ज्यादा होता है। कोई अकाउंट में 100% बना हुआ है, किसी में 60 बना हुआ है, तो एवरेज 50 के करीब उसमें जो है प्रोविजन रिवर्सल होता है। जबकि अगर नया स्लिपेज होती है तो उसमें 15 से 20% बनेगा प्रोविजन, तो क्रेडिट कॉस्ट तो कम होनी है। अच्छा सर, मैं फाइनली अगर आपसे पूछूं कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, अगले क्वार्टर के लिए जो आपकी लोन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर लेकर? देखिए, जो पिछली कॉल हुई थी हमने 10% की ग्रोथ का टारगेट दिया था। अभी जो वाई देखते हैं तो मेरी 12.84 है, तो हम ये गाइडेंस रिवाइज कर रहे हैं, तो ये गाइडेंस हम दे दें कि 12 से 13 के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ की डिमांड है, और हमारा जो फोकस है वो रैंप है, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, कॉर्पोरेट भी करते हैं। क्योंकि जो है व्हीकल में जो अगर वाई देखते हैं तो रिटेल में हमारी 16% से ज्यादा की ग्रोथ थी, और व्हीकल लोन में 30% से ज्यादा की ग्रोथ थी। और वहाँ और कॉर्पोरेट में रोड सेक्टर में डिमांड है, एनबीएफसीज में डिमांड है, तो 12 से 13% ये जो 10 का टारगेट दिया था ये इजीली अचीव होगा। 10 का टारगेट अचीव होगा, और 12 से 13% आगे थोड़ा सा और आउटलुक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल गोयल साहब की तरफ से टिप्पणी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए। हाँ, स्लिपेजेस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन
इन पर नियंत्रण आएगा, खासतौर से जो ट्रेंड धीरे धीरे करके बैंक ने इम्प्रूव जरूर किया है। अच्छा, इस बीच आप ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर निचले लेवल्स पर लोगों ने अक्यूमुलेशन शुरू करना शुरू किया है। एक तो आईटीसी, जिसका जिक्र अभी अभी हम गौरांग से भी कर रहे थे, 1.5% ऊपर है काउंटर। आज एसबीआई लाइफ में थोड़ी सी अक्यूमुलेशन आती हुई निचले स्तरों पर लग तो रहा है कि मार्केट कोशिश कर रहा है कुछ सपोर्ट ढूंढने के लिए। ओएनजीसी में अचानक हमने देखा थोड़ा सा स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया, करीब 1 से 2% तक के गेन्स देखने को मिले हैं, लेकिन एक कैश मार्केट वाला ट्रेड है। ये दिग्गजों की बात हुई। गाबा साहब, रेल टेल हाल फिलहाल में हमने नोटिस किया है कि रेल कंपनियों में लोगों ने समय समय पर थोड़ी बहुत पोजीशंस ली है और डिसेंट पैसा भी बनाया। आज आप देखिए रेल टेल का काउंटर 117 के लेवल्स पर आता हुआ, वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये तेजी आज के दिन होती हुई दिखाई दी है। जो स्पाइक आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, चार्टिकली कुछ बन रहा है क्या यहाँ पर? बिल्कुल हर्षदा, ऐसा है कि रेल टेल का जो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है हाई टाइम बेसिस पर, और देखा जाए तो आज एक बाई सिग्नल भी जनरेट हुआ 2 दिन करेक्शन के बाद। जगह भी अच्छी है, सेटअप भी अच्छा है। अब ट्रेड कर रहा है 117 पर, स्टॉप 114, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है 123 से 125 तक जाना चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है रेल टेल। यस, बिल्कुल अच्छा लगता है, सेटअप सही है। एक्चुअली हर्षदा, पिछले हफ्ते रमेश धमानी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने पिछले बार बड़ी बेट ली थी डिफेंस पे, और वो डिफेंस का उसके बाद आपने मूव देखा था ज़बरदस्त। अब वो इस साल के लिए सबसे बड़ी बेट ले रहे हैं रेलवे पीएसयूज पर, और इस समय 6 रेलवे पीएसयूज हैं। एक आईआरसीटीसी तो खैर हम सब जानते हैं, वो एफएनओ में भी है। उसके अलावा आईआरएफसी, रेलटेल, आरबीएनएल, राइट्स और इरकॉन ना, ये वो 6 कंपनियां हैं जिस पर अब बेट लगा रहे हैं। रेलटेल 17 के पीई पे ट्रेड करती है। इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं 67,415 किलोमीटर के, 7,321 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती है ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए। लिस्टिंग इसकी फरवरी 2021 में हुई थी, तब से करीब 20% ऊपर है। इसका मार्केट कैप है करीब 3600 करोड़, और इसके पास कैश है करीब 200 करोड़ का। तो ये एक थोड़ी सी रिसर्च हमने की थी इसके ऊपर, तो सोचा कि थोड़ा इसके बारे में बात हो जाए। मार्केट वैसे क्योंकि आपने एक टॉपिक छेड़ा था मार्केट का, कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है ये बिल्कुल भी। इसे मतलब ऐसा, और एक नॉर्मली 3 to 330 के बीच में एक बाइंग आती है मार्केट में। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आज भी वो आ जाए, क्योंकि आज जो भी बाय करके जाएगा उसको कल के इवेंट रिस्क को झेलना है। कल मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, ये तो हम सब मानते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट फेड विल से। अब गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से आज, जो मैं सुबह भी एक चीज़ बोली थी कि आज आप 3 to 330 का मूव देखिए, जिस डायरेक्शन में 3 to 330 का मूव आए उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ भले छोटी पोजीशन लेकर, लेकिन उसमें अगर आप उस फ्लो में जाएंगे तो मेरे ख्याल से कल सुबह आपको मार्केट में उसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा। अगर 3 to 330 मार्केट ऊपर गया तो मेरे ख्याल से गैप अप, 3 to 330 अगर मार्केट नीचे रहा तो मेरे ख्याल से गैप डाउन, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसी हिसाब से पोजीशन बना के जाएंगे आज 3 to 330 के बीच में। जी हाँ, तो आधा घंटा और है, देखते हैं। फिलहाल तो 18,050 तक टूटने के बाद 18,073 के आसपास टिकता हुआ इंडेक्स जरूर दिखाई दे रहा है। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर पोजीशंस लोग ले रहे हैं। आपका एनएमडीसी, कल आपको याद होगा मानस, आप ही से पूछा था मैंने, और आपने कहा था 109 के ऊपर टिके तो शायद एक अपॉर्चुनिटी है। 109, 110 के लेवल्स अब आ गए हैं। है कुछ कॉन्फिडेंस इस ट्रेड में या फिर अभी भी नहीं लग रहा? देखिए, गैप जो 3 या 4 दिन पहले बना था, उस गैप के लोअर बैंड को ब्रीच किया है स्टॉक ने। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक और पुल बैक देखने को मिलेगा जिसमें 120 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इंट्राडे के लिए ये कॉल नहीं है। इंट्राडे में तो मेरे ख्याल से जो मूव मिलना था वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पोजीशन बेसिस पे शायद आपको 10 रुपए का मूव आपको और देखने को मिलेगा। आई थिंक बेहतर आइडिया है कि हम यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू ही इस तेजी को ओपन करें। तो 110 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करें। 3 रुपए 80 पैसे के भाव चल रहे हैं। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, करीब 10 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए कुछ देर में हम अभी इस कार्यक्रम में चंदन जी शिरकत करने वाले। जैसे ही चंदन जी आएंगे आपके लिए एक ऑप्शन ट्रेड लेके आएंगे, मतलब 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा 4 का चौका में आज चंदन थापड़िया जी के सौजन्य से आएगा सस्ता ऑप्शन, वो वकालत करेंगे स्टेट की। एफएनओ सुपरस्टार आज प्रकाश गाबा जी के सौजन्य से आएगा, वो बताएंगे इस पैनल में कि आज आपको कौन सा एफएनओ सुपरस्टार पिक करना है। 4 का चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा ये गौरांग शाह सर देंगे। अभी कुछ देर पहले मैं एक ट्रेड के बारे में बात कर रहा था, कैनफिन होम्स शॉर्ट पॉसिबिलिटी। जरा एक बार देखिए इस ट्रेड को,
अभी करीब करीब हम 512 पे बात कर रहे थे, अब ये रिट्रेस होके और गिर के 503 की ट्रेजेक्ट्री में डे लो पर आ चुका है। यस, गजब। अगर आप देखें स्विंग मिला इसमें, जैसे ही 20 डे में वॉलेट हुआ उसके बाद एक तरफा गिरावट यहाँ पर। अभी अनुज बात कर रहे थे रेलवे स्टॉक्स की, लेट्स ब्रिंग IRCTC। IRCTC में एक गतिविधि यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्टॉक 747 पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। एक बार गौरव आप इस चार्ट को देखेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा जो 19 अगस्त से लेके अब तक का स्विंग है, बायस पॉजिटिव रहा, स्टॉक ग्रेजुअली अगर आप देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये इसकी प्रॉपर्टी रही है, ये कभी भी इस रेंज में बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, जब भी निकलेगा सुपर स्विंग देगा। देखिए कितनी खूबसूरती से लगभग महीने भर से ये स्टॉक 20 डे के ऊपर टिका हुआ है। कैसे अप्रोच करेंगे आप IRCTC को करो? ये स्टॉक वैसा नहीं जो रेंज में बहुत समय तक समय गुजारे, ब्रेकआउट के कगार पे है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्रुशियल लेवल्स है, वो 755 आ गए हैं। तो कोई अगर आधे घंटे का 1 घंटे की कैंडल में अगर 755 के ऊपर आ जाती है, मैं समझता हूँ एक अच्छी अपसाइड आपको फिनांस से देखने मिल सकती है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल कीजिए, डॉन्चियन चैनल इस्तेमाल कर लीजिए, अगर वो भी आप स्टडी इस्तेमाल करेंगे तो अगर क्लोजिंग 755-60 के ऊपर आती है तो यहाँ से 10% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ये देखिए राहुल आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद स्काई सूर्य कुमार यादव, जो कि आर्ग्यूबली इस समय T20 के बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड में, वो अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं। तो एक मैच पर भी नज़र बना के रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। अच्छा, एक शो शुरू होने से पहले मैंने एक टीज़र डाला था, एक ट्वीट किया था कि टाटा मोटर्स का DVR इस महीने करीब 32% ऊपर है एक महीने में, और स्टॉक सिर्फ 6% ऊपर है। तो ये हुआ क्या, ऐसा क्या? तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए, तो अब उस इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। सुमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुमित, ये नंबर तो खास दिख रहा है कि एक महीने में इतना बड़ा मूव, तो क्या रीज़न है, किस वजह से ये हो रहा है? बार बार सर उधर घूम रहा है, पहले बता दूं मैच देख रहा था। 2 बैक टू बैक शॉट्स पड़े अच्छे। अच्छा, टाटा मोटर्स DVR का चार्ट अभी आपने स्क्रीन पर देखा, करीब करीब 33% एक महीने में ये चल चुका है। और आप अगर कंपैरिजन करेंगे टाटा मोटर्स के साथ, तो उसमें महज 3 से 4% के आसपास का ये मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों चार्ट्स को अगर आप सामने रखेंगे तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। 6% करीब टाटा मोटर्स चला है, और टाटा मोटर्स DVR 32% के आसपास का मूव दे चुका है महज एक महीने के अंदर। आमतौर पे टाटा मोटर्स और टाटा मोटर DVR के बीच में एक डिफरेंशिएशन जो होता है वो करीब करीब 50-60% की रेंज में घूमता है। ये DVR का अंतर है। DVR यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसमें आपको वोटिंग राइट्स कम मिलते हैं या नहीं मिलते, कभी कभी ज़्यादा ही मिलते हैं, लेकिन इंडिया में अलाउ नहीं है। तो ये आपके सामने दोनों के दाम, 397 का दाम था टाटा मोटर्स का, 421 का दाम अब हो चुका है टाटा मोटर्स का आज, जो एक समय में 397 था। और 190 का दाम होता था टाटा मोटर्स DVR का, जो 253 हो चुका है। तो पहले एक समय पे एक गैप हो गया था 110% के आसपास, जो कि घटकर अब 60-66% की रेंज में रह गया है। तो ये डिफरेंशिएशन आमतौर पे जो होता था उसी रेंज में वापस लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पहले बहुत बढ़ चुका था। तो पहली चीज़ तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, DVR क्या होता है और इसकी रिलेवेंस अभी क्यों है? DVR होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यानी कि आप आमतौर पर एक शेयर के बदले में एक वोटिंग राइट रखते हैं, लेकिन DVR में आपको अलाउ होता है एक शेयर के बदले में आप या तो 10 वोट कर सकते हैं या 10 शेयर के बदले में 1 वोट कर सकते हैं। ये दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। एक शेयर पर 10 शेयरों का वोटिंग इंडिया में अलाउ नहीं है, लेकिन 10 शेयरों के बदले में एक वोटिंग राइट ये इंडिया में अलाउ है, जो कि टाटा मोटर से केस में है। यानी कि अगर आपके पास 10 टाटा मोटर के DVR है तो आपके एक वोटिंग राइट आपके पास रहेगा। ये क्यों डिफरेंस रखा जाता है? आमतौर पर जिनको वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट नहीं करना, उनके लिए DVR ठीक होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि टाटा मोटर के एक शेयर के बदले में वो एक वोटिंग कर सकते हैं, DVR के 10 DVR के बदले में 1 वोट कर सकते हैं। इसकी एवज में टाटा मोटर्स के मुकाबले 5% ज़्यादा डिविडेंड DVR वालों को मिलता है। बाजार में बज़ क्या है? बज़ ये है कि टाटा मोटर्स का जो DVR है वो 10:1 से, मतलब 1:10 से, सॉरी 1:5 हो सकता है। यानी कि जो 10 DVR के वोट आपके पास होते तो उसके बदले में 1 वोटिंग राइट मिलता था, वो घटकर अब 5 DVR के बदले में 1 वोटिंग राइट मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो डिफरेंस और कम हो सकता है। जो भी 60% आमतौर पर रहता है वो घट के कहीं 30-40% की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये बाजार में बज़ है, ये कहीं कंफर्मेशन नहीं है। ऐसी बज़ के बीच में ये स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसीलिए स्टॉक पिछले एक महीने के दौरान करीब करीब 40% के आसपास या 32-33% के आसपास का मूव दे चुका है, जबकि टाटा मोटर्स में ऐसा मूव नहीं आया है। तो इस चीज़ को आप बज़ के तौर पे ध्यान रखिएगा। ये बाजार के अंदर बज़ है, लेकिन कोई पुष्टि इस खबर की कंपनी ने नहीं की है।
ओके सुमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और ये एक्चुअली टाटा मोटर्स डीवीआर में 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि ये फेजेस आए हैं जिसमें इसने आउट परफॉर्म किया है। जैसे सुमित ने कहा कि 60% करीब जाकर नॉर्मली सेटल करता है, और बीच में ये जो गैप था काफ़ी बढ़ गया था, 110% तक पहुंच गया था। जब डीवीआर लॉन्च हुआ था तो कई लोगों ने कहा था कि हमको वोटिंग राइट की ज़रूरत क्या है, तो फिर इसके लिए तो स्टॉक को ज़्यादा डिस्काउंट, इनफैक्ट अगर आप यूएस में देखेंगे तो, लेकिन यूएस में अलग नॉर्म से, यूएस में तो जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं जैसे अल्फाबेट का, वो एक्चुअली प्रीमियम पे ट्रेड करता है, डिस्काउंट पे नहीं ट्रेड करता है, वो प्रीमियम पे ट्रेड करता है। लेकिन यहाँ पर खैर कहानी अलग है। एक टाइम पे टाटा मोटर्स का डीवीआर निफ्टी में भी था, तब 51 स्टॉक हुआ करता था निफ्टी में, एफएनओ में भी था ये स्टॉक, और उसके बाद खैर ये वहाँ से निकाला गया। गौरांग जी, आपने सुमित की पूरी स्टोरी सुनी होगी। ऑफकोर्स ये बज़ है, ऐसी कोई रियलिटी है ऐसा होगा नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मार्केट में इस समय एक बुल मार्केट है तो काफ़ी लोग आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, तो टाटा मोटर्स डीवीआर पर भी काफ़ी लोग बेट कर रहे हैं। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? तो पहले तो दूसरी पसंदीदा कंपनी है अनुज, चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में पहली है एमएनएम, उसके पश्चात टाटा मोटर्स और बाद में मारुति। और एक अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा हावीपन जीएलआर लोग को लेकर के बैलेंस शीट पर है, और जो धीमापन हम बाहर के मुल्कों में देख रहे हैं, खास करके चाइना और यूके को लेकर के, उसके कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत हावीपन है। लेकिन हाँ, ये जो भी अभी समीकरण सुमित ने किया है, जिसका स्पष्टीकरण आया नहीं है, विचार पहले तो क्योंकि टाटा मोटर पर खरीदारी है शेयर्स के ऊपर, तो स्वाभाविक है डीवीआर भी पसंद आता है क्योंकि अंडरलाइन सिक्योरिटी तो टाटा मोटर्स का शेयर ही है। और हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है टाटा मोटर, वहां से तो आएगा ही, लेकिन आने वाले 3-6 महीने में बहुत सारी नई गाड़ियां लॉन्च करेंगी टाटा मोटर्स घरेलू मार्केट में, उसको लेकर के आपको परिवर्तन, और कमर्शियल व्हीकल भी एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है टाटा मोटर्स के लिए। तो सिर्फ एकमात्र लाल निशान है, वो है जेएलआर के रूप में, वहां पर भी मेरे ख्याल से दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर होगी। लेकिन ये जो वोटिंग राइट्स को लेकर के 10 पहले था और अभी 5 होने की जो आशंका है, इसका प्रमाण पत्र तो मैं नहीं देता, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपके पास थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता है तो टाटा मोटर्स का शेयर या डीवीआर, दोनों ही विकल्प आपके पास है। अपॉर्चुनिटी है, और स्टॉक में हमने देखा है दोनों ही हरकत दिखाते हुए, लेकिन इंटरेस्टिंग प्ले होता हुआ इधर टाटा मोटर्स का डीवीआर 8.5% ऊपर, और टाटा मोटर्स में भी थोड़ी बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, मार्केट पर सभी की नजरें, और सभी की नजरें मैच पर भी है, लेकिन मैं अब अनुज और वीरू से गुजारिश कर रही हूँ कि हम मैच नहीं देखेंगे। हमने हार्दिक पांड्या की बात की, वो आउट हो गए, हमने सूर्य कुमार यादव की बात की, वो आउट हो गए, तो अभी लिप्स आर सील्ड, उनको खेलने दीजिए, उस पर ज्यादा ध्यान मत दें प्लीज, जिंक्स नहीं करना है उसे, क्योंकि ये मैच हमें जीतना है। हार्दिक नहीं, वो राहुल हाँ सॉरी, राहुल आउट हुए थे, हार्दिक अभी आए हैं, सॉरी माय फॉल्ट। तो अब क्योंकि मैंने गलती से नाम हार्दिक पांड्या का ले लिया, तो ये अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे ईदर वेज। अब बॉटम लाइन ये है कि इस पर नजर नहीं डालनी है, ठीक है, मार्केट पर रहते हैं जहां पर हरकत थोड़ी बहुत आई है। अच्छा, रेट गेन एक और स्टॉक जिसका हमने जिक्र मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले किया था, आपको याद होगा, न्यू लिस्टेड स्टॉक्स में हमने देखा था काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, ये भाग गया है करीब 4% ऊपर। वीरू, आपको जोड़ रहे हैं? हर्षदा, अभी आईआरसीटी से अनुज ने टिप्पणी करी, फिर वो मैं ट्रेड लिया था आके एग्जैक्टली अब देखिए 2.33 पे, वो गौरव बिस्सा की टिप्पणी थी, 746 पे वो ट्रेड गया था। अगर इंटरडे में किसी ने आई थिंक ये ट्रेड लिया है, 258 तक का स्विंग मिल रहा है। ये चार्टिकली ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ज्यादा दिन तक अगर आप देखें इस रेंज में नहीं टिकेगा, बट इट्स अ वाइल्ड स्विंग, एक बहुत बड़ा स्विंग छोटे समय में। गौरव, बस अपने ट्रेड को एक बार समराइज कर दीजिएगा। 10-12 रुपए का स्विंग इस ठंडी सी क्लोजिंग में, अगर कोई डे ट्रेडर है तो क्या बुक कर ले एक बार के लिए? के लिए अगर कोई है तो बुक कर लेना चाहिए, ऐसे भी 3 बजे के बाद कोई कैरी करता नहीं है, लेकिन अगर कोई डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर है या कोई 1-2 दिन रखता है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। आज की क्लोजिंग अगर 755 के ऊपर आ जाती है तो काफी बड़ा अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकता है, और काफी अच्छे मोमेंटम में आपको देखने मिल सकता है, और सेफ्टी कुशन भी रहेगा। डे ट्रेडर्स बिल्कुल बुक कर सकते हैं, लेकिन जो 1-2 दिन होल्ड करने हैं वो बिल्कुल होल्ड कर सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ इवेंट्स जो कल के बड़े इवेंट्स है उस पर नजर डाल लेते हैं, और कुछ स्टॉक्स और कुछ कंपनियां जिनके नंबर्स आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ। दीपाली के पास चलते हैं, वो बताएंगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज। दीपाली,
नंबर्स हीरो मोटोकॉर्प के थोड़े सॉफ्ट साइड पर रहेंगे, यानी सिर्फ एक मार्जिन पिक्चर थोड़ी सी बेहतर दिखाई देगी, बाकी नंबर्स कमजोर रहेंगे क्योंकि अक्टूबर सेल्स नंबर्स भी हमारे सामने है, प्रीवियस मंथ के नंबर्स भी हमने देखे हैं, जिससे एक चीज क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है कि रूरल मार्केट में अभी भी डिमांड उतनी नहीं उभरी है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी और इसीलिए वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट दिखा भी है। अगर आप Q2 की वॉल्यूम्स देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 1% नीचे रहे हैं वाई बेसिस पे और इसीलिए आपको प्रॉफिट में प्रेशर दिख सकता है। इस क्वार्टर में 8% के आसपास प्रॉफिट डिप हो सकते हैं, 729 करोड़ का आंकड़ा कंपनी पोस्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर आप मार्जिन और रेवेन्यू फ्रंट पे पिक्चर देखेंगे तो स्लाइटली बेटर नंबर्स दिखाई देंगे, वो भी इसलिए क्योंकि कंपनी ने एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास इंक्रीज हुआ है। प्राइस हाइक कंपनी ने क्योंकि किए थे, इसीलिए सीक्वेंशियल बेसिस पे खास तौर से आपको मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वाई बेसिस पे अगेन मार्जिन्स पर आपको प्रेशर दिखाई देगा और ये मार्जिन्स जो हैं वो 11.5% के आसपास आ सकते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो मार्जिन्स थे वो मोर देन 12.5% के थे। रेवेन्यू 88,052 करोड़ के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है। एबिटा में 4.5% का ड्रॉप रह सकता है। तो ओवरऑल अगर अर्निंग्स देखेंगे तो वॉल्यूम में प्रेशर की वजह से थोड़ा दबाव दिखेगा अर्निंग्स पे, स्लाइटली सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे हीरो मोटोकॉर्प के। हीरो मोटोकॉर्प की एक्सपेक्टेशन और ये स्टॉक भी आप देखिएगा नंबर्स के लिहाज से जो मंथली नंबर्स आते डिलीवर नहीं कर पाया, स्टॉक में दबाव देखने को मिला था। अमित, आपका ट्रेड क्या होगा प्री नंबर्स हीरो में? जी हर्षिता मैम, हर्षिता मैम, हीरो मोटो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक इसमें हमने एक अच्छा पुलबैक देखा था। करंटली हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 20 और 200 डेमा के बीच में ट्रैप्ड है। अगर ये अपने लास्ट स्विंग आई जो कि लगभग 2700 के ऊपर जाता है तब यहाँ पे एक अच्छा हम मोमेंटम देख सकते हैं। टिल द टाइम मुझे लगता है कि एक बार इसको अवॉइड करना चाहिए टिल द नंबर्स आर आउट। इस ट्रेड में उतरने से बचें इस समय। तो ये स्टॉक जहां पर हमने देखा है बिक्री के आंकड़े भी इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दिए थे और ठीक वही हुआ था कि जो लोअर एंड व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स है वहां पे ज्यादा कुछ डिलीवरी नहीं देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, एक तो HDFC, SRF, इनफैक्ट कल कुछ और बड़ी कंपनियों के नंबर्स आएंगे, लेकिन HDFC कंसिडरिंग ये स्टॉक परफॉर्मर रहा है और यहाँ पर डिसेंट फंड फ्लो भी आता हुआ दिखाई दिया है, इससे मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष बताइए। हाँ, रिसेंटली बढ़िया चाल, पर बढ़िया चाल आप सही कह रहे हो, वो एफआईएस का नजरिया थोड़ा बदला है, वो फ्लोज ज्यादा उसका फायदा मिल रहा है ना कि रिजल्ट रिलेटेड बाइंग। जहां तक नंबर्स की बात है, जो हेडलाइन नंबर्स हैं, हम साल दर साल एनआईआई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11.5% का उछाल और मुनाफा 6 से 7% बढ़त दिखाएगा। दरअसल क्वार्टरली अपडेट्स आए हुए हैं इसके, याद होगा आपको, जिसमें लोन असाइंड में बहुत अच्छा जंप था, साल दर साल 28%, क्यू ऑन क्यू जरूर 4% गिरा था। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इस बार HDFC लिमिटेड के AUMs में हेल्दी ग्रोथ नजर आएगी, साल दर साल 16%, इवन सीक्वेंशियली 4% की, और लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है जो इंडिविजुअल सेगमेंट है उसमें डिसबर्सल स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। NIMs क्यू ऑन क्यू इंक्रीज होंगे। वैसे जितनी ब्रोकरेज के मैं देख रहा था या तो स्टेबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वार्टर आपको याद होगा जब नंबर्स आए थे, NIMs 10 बेसिस पॉइंट्स गिर के 3.4% पे पहुंच गए थे 6 क्वार्टर्स के लोज पे, तो वहां से कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जो क्वार्टरली अपडेट आया था उसमें ऑलरेडी हमें पता है कि डिविडेंड इनकम तगड़ी 1360 करोड़ रुपए की HDFC लिमिटेड को हुई है, वो पर्कुलेट होगी बॉटम लाइन में, वो प्रॉफिट्स को ड्राइव करेगी। रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स में रिडक्शन होगा जो स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। तो एसेट क्वालिटी लास्ट क्वार्टर इंप्रूव होकर पहुंची थी 1.78 पे, एक्सपेक्टेड है कि एसेट क्वालिटी में थोड़ा और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नजर कहां होगी? 3 चीजें, एक मार्जिन्स पे आउटलुक, दूसरा इस करंट एनवायरनमेंट में होम लोन डिमांड, और तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी का हाल। ओके, तो ये बात हुई HDFC की। एसेट क्वालिटी के हाल पर नजरें रहेंगी, क्या कंपनी डिलीवर करती है, क्लियरली उस कमेंट्री का इंतजार। लेकिन साथ ही SRF ये भी एक हॉट स्टॉक है जो काफी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। आशीष, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? आज आपने जितने स्टॉक चुने सब 2,500 के हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात हुई थी, HDFC लिमिटेड की, और अभी SRF के केस में ऑफ हाइज है 11% के आसपास, 10-11% अपने हाई से करेक्ट होकर ट्रेड करता हुआ। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट्स, तो जब मैं अक्रॉस सेगमेंट्स कह रहा हूं, स्पेशलिटी केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम, वो जो फ्लोरोकेमिकल्स का बिजनेस है उसमें अच्छी बायंसी, और पैकेजिंग फिल्म्स के धंधे में भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ। तो आय बढ़ेगी साल दर साल 35%।
और इसमें केमिकल सेगमेंट जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है 55 से 65% का उछाल, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वहां पे मोमेंटम को ड्राइव करेंगे। पैकेजिंग फिल्म्स अच्छा करेगी क्योंकि नई कमीशन फैसिलिटीज जो हैं वो अब कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएंगी। इबिटा में 42% का जंप, मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट साल दर साल। सीक्वेंशियली जरूर केमिकल सेगमेंट के मार्जिन सीजनैलिटी के चलते ठंडे पड़ेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के मार्जिन स्टेबल होंगे और पैकेजिंग के डिक्लाइन दिखाएंगे क्योंकि बोपिट प्राइसेस, इन्वेंट्री लॉसेस वो सब फैक्टर इन हो रहा होगा। तो साल दर साल नंबर्स अच्छे, सीक्वेंशियली मार्जिन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा म्यूटेड नजर आएगा, पर खैर साल दर साल नंबर्स में मुनाफा 49% का जंप दिखाएगा। ओके, शुक्रिया आशीष। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पॉटिंग की आशीष ने कि सारे स्टॉक 2500 के हैं जो जिनके नंबर्स आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। मानस, एसआरएफ कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए, एसआरएफ की जहां तक बात है, कल हमने ब्रेकआउट देखा, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। हाई लेवल पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसी रेंज में आ गया जिस रेंज में पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मेरा समझना है कि फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन आपने कल बनाई है तो आपको स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जरूर रखना है। तो 25 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, और आप खरीदारी तभी करेंगे अगर ये 2610 के ऊपर सस्टेन करेगा। लेवल्स पर खरीदारी ना करें, ये फिलहाल आपके लिए साफ राय है। चलिए अब चार का चौका शुरू करते हैं। शुरुआत होगी इनफैक्ट सस्ता ऑप्शन के साथ। चंदन हमारे साथ जुड़ गए, तो चलिए चंदन, जब तक रेडी होते हैं तो बाकी ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। लेकर आते हैं आज एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड, और ये प्रकाश गाबा देने वाले। गाबा साहब बताइए। वो है एम्फेसिस मुझे लगता है काफी हद तक अच्छा लगता है। ट्रेड 2043 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। टॉप होगा 2033। कहां तक जा सकता है? मुझे लगता है कल तक 2070 तक जाने की उम्मीद है। एम्फेसिस में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले, 2047 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मौका है तेजी करने का। हालांकि आज आईटी कंपनियों में ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है, लेकिन ये होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को। तेजी का यहाँ पर एक कॉल आता हुआ। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ दीजिए। हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरे लिए चार्ट का चमत्कार चार्ट रहेगा आईटीसी में मेरा कल से कन्विक्शन बना हुआ है। इसमें एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट है और आज रात को एक इवेंट भी है, तो मुझे लगता है कि आईटीसी इज वन ऑफ द सेफेस्ट बेट जिसमें क्लियर कट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो आईटीसी में लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। 355 का प्राइस है। अब स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 348 का और टारगेट्स रहेंगे 370 के। ओके, आईटीसी और 355 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आईटीसी। ये अमित जी का चार्ट का चमत्कार है। चंदन नमस्कार, आपका सस्ता ऑप्शन बताइए, क्या वकालत करेंगे, किस ऑप्शन ट्रेड पे फोकस करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए वीरू, बाजार में सेलेक्टिव मूवमेंट आ रहा है और सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा मूव दिखा रहे हैं, तो सस्ते ऑप्शन की तरफ जाओगे तो मैं आईटीसी पे फोकस करूंगा। आईटीसी का 360 की कॉल में देने की यहाँ पे सजेशन दूंगा। आईटीसी 360 का कॉल। देखिए आईटीसी में काफी अच्छा मोमेंटम है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। प्रीमियम आप देखोगे तो मौजूदा लेवल पे लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप लगभग 5 रुपए का सपोर्ट रखिए, ऊपर में लगभग 12 से 15 रुपए के टारगेट आईटीसी की 360 की कॉल में बनने चाहिए। आईटीसी 360 की कॉल, देखिए हर महीने आईटीसी की कॉल रिकमेंड हुई है पिछले 6 महीने में चैनल पर, और हर महीने उसने पैसा बना कर दिया है। जबरदस्त मूव आईटीसी में। गौरांग जी के पास चलते हैं, उनका मिड कैप फंडा लेते हैं। गौरांग जी। अनुज, दक्षिण भारत स्थापित इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जब पिछली बार नजर पड़ी थी तो 260-65 के आसपास का स्तर था। जो भी नतीजे आए हैं उसके आधार पर हमने हमारी जो पहले की खरीदारी की राय और लक्ष्य थे, खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य को हमने ऊपर की तरफ साधा है, करीबन 320-330 तक के दाम। और अच्छी बात यह है कि पहले ये सिर्फ ज्यादातर कामकाज इनका दक्षिण भारत में होता था, लेकिन बहुत ही सूझबूझ रणनीति को लेकर के पूरे भारतवर्ष में अब ये अपने नाम को लेकर के आगे बढ़ रही है और अच्छा खासा मार्केट शेयर इन्होंने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है इनके पास उसमें हासिल किया है। तो वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लक्ष्य 320 से 330, समय होगा करीबन 1.5 साल। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज।
अब बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर दीपक शिनॉय। दीपक हाय, गुड आफ्टरनून। क्या नज़रिया मार्केट को लेकर, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। यूएस फेड का एक तरफ एक्शन है, एफआईएस की लगातार सेलिंग हो रही थी, उसके बाद भी मार्केट बढ़ता रहा और अब एफआईएस ने भी कहा कि इस मार्केट को बेचने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही हो रहा है, तो उन्होंने भी बाय करना शुरू कर दिया है। डीआईएस की तो बाइंग हो ही रही है। आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट पर? थैंक्स अनुज। आज जो लग रहा है मुझे वैसे मार्केट अभी तो आई थिंक इंतजार करेगी कल का, क्योंकि आज रात को जो फेड का डिसीजन आएगा और कल आरबीआई का सुबह 10 साढ़े 10 के करीब में अगर हमारा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ जाएगा तो उसमें पता लग जाएगा कि क्या मतलब ये जो सेंट्रल बैंक्स ने अब इंटरेस्ट रेट जो इतने इंक्रीज किए हुए हैं, क्या वो कंटिन्यू करेंगे उसको, या फिर अब जितना किया उन्होंने कहेंगे कि हमने काफी कर लिया, अब थोड़ा सा वेट करेंगे। ये अगर वेट का माहौल जो है वो अगर आ जाता है देन इक्विटी मार्केट्स में वर्ल्ड वाइड, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं और हो, आई थिंक सारे इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाएंगे। तो आई थिंक उसके एंटिसिपेशन में आज मार्केट शायद लास्ट फ्यू डेज मार्केट ऊपर गया है और हो सकता है कि मुझे लगता है कि हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट भी हो और ये मार्केट फिर थोड़ा सा मतलब करेक्ट कर जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे ये लगता है कि अगर आप सारी कंट्रीज को देखें उसमें से इंडिया ही आई थिंक एक तरह से शाइनिंग लाइट है इन कंपैरिजन। और जो प्रॉब्लम्स बाहर की हैं, जो सबसे बहुत बड़ा इन्फ्लेशन और जो उन्होंने अपनी जो बोरोइंग इतनी ज्यादा है, हमारे यहाँ पे वैसे कोई मतलब मैक्रो लेवल के इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही आना चाहिए, लेकिन शायद नेक्स्ट 1-2 मंथ्स अगर आप देखें 1-2 महीने इन्वेस्टमेंट शायद मतलब एफआईएस थोड़ा और निकाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर आप 5 साल के बारे में देखें तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। इंडियन मार्केट्स आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आज थोड़ा सा डिक्लाइन है, हालांकि ऑब्वियसली थोड़ा मार्केट शायद नर्वस है। एक बार जरा फेड का इवेंट हो जाए उसके बाद बात करेंगे। तो दीपक कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। आईटीसी वापस न्यू ऑल टाइम हाई और एक पिछले 6 महीने में लगातार एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर, और वो भी मैसिव आउट परफॉर्मर। यहाँ पर आपके हिसाब से क्यों इतनी री रेटिंग हुई है और क्या आगे और री रेटिंग होगी? तो ये एक तरह सा मार्केट सा जोक हो गया था एक जमाने में कि आप कैश के बजाय आईटीसी खरीद लीजिए, क्योंकि वो ना ऊपर जाता था नीचे जाता था। अब ऐसा है कि लोग कहते हैं यार बाकी तो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आईटीसी लो क्योंकि वही ऊपर जा रहा है। सो मार्केट ने भी दिखा दिया कि एक तरह से जो कैश के जैसे ट्रेड होता था अब वो भी मोमेंटम दिखा रहा है, और वो एक्चुअली हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में भी है। तो एक तरह से मैं भी बायस्ड हूँ, पर इसमें आई थिंक 3-4 चीजें जो सारी एक साथ फायर कर रही हैं। एक तो टोबैको बिजनेस है कि लोग स्मोकिंग तो स्टॉप करने नहीं वाले हैं और यहाँ पे कोई कंपटीशन आएगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन को एडवर्टाइज करने का मौका कहीं पे भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारे रूल्स ही ऐसे हैं। तो वो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। उनके जो एफएमसीजी बिजनेस है जहाँ पे लोकल डिमांड काफी हद तक इंक्रीज हो गई है, उसके हिसाब से वो बिजनेस भी ठीक कर रहा है। और पिछले 1 साल में जितना होटल का बिजनेस इंक्रीज हुआ, चाहे आईटीसी हो या चाहे किसी और कंपनी का भी आप देख लो, होटल्स में ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा हाई रेट पे है अभी इन कंपैरिजन। तो आई थिंक वो बिजनेस भी काफी अच्छा फायर कर रहा है, जो सबसे उनकी वीक बिजनेस हुआ करती थी। और जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जैसे पेपर हुआ, उसमें भी काफी मतलब डिमांड इंक्रीज हो गया है। तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है कि जो स्टॉक अब 5-5.5% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ट्रेड होता था, अब ऑलमोस्ट प्रॉपर एफएमसीजी स्टॉक की तरह ट्रेड होने लगा है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ठीक है कि अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप मुझे पूछे फंडामेंटल्स पे तो थोड़ी सी ओवर प्राइस ही लग रही है। लेकिन इसको आई थिंक ट्रेडिंग कॉल ही लेना चाहिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल एट दिस पॉइंट। एक ट्रेडिंग कॉल, इंटरेस्टिंग। दीपक, इनफैक्ट मैं आपकी जो सोशल मीडिया पर सितंबर का जो नोट आप लिखते हैं अपने निवेशकों के लिए, वो पढ़ रही थी और उसमें आपने इनफैक्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बारिंग ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ रोड्स इन बैंगलोर, और बॉम्बे की भी इक्वली खराब हालत है, आप अकेले नहीं है बैंगलोर में उस स्थिति में। ऐसे में ये फिजिकल इंफ्रा में किस तरह के प्लेज लार्जली एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे? ऑफ लेट हमने देखा था एलएनटी में तेजी देखने को मिली, लेकिन वहां पर वो रोड एसेट्स अब बेचने के बारे में
में बातचीत कर रहे हैं। इस फिजिकल इंफ्रा वाली थीम को कैसे प्ले करेंगे? आई थिंक इसमें दो चीजें हैं एक्चुअली। आप जो फिजिकल इंफ्रा बनाने जा रही हैं उन कंपनीज पे आप प्ले कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्ले हो जाएगा। एक तरह से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आ रहा है वो इस तरह से है कि आपके जो रेल के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैं उसमें करीबन 30 to 40% सेविंग्स सारी कंपनीज को जो अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको उनको उसका बेनिफिट मिलेगा अगर वो अपने ट्रकिंग, जो आप ट्रक से भेजते हो सामान, सिर्फ आप ट्रक से निकाल के आप ट्रेन में भेजे। 30-40% बोथ कॉस्ट एंड फिर टाइम बेनिफिट भी काफी है आप अगर लंबे डिस्टेंस के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पे DFC जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उससे पूरे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा होगा। और जो कंपनीज आजकल ट्रांसपोर्ट करा रही हैं अपने सामान को, चाहे आप देखो कि ऑयल कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज हैं जहां से ऑयल ट्रक पे जाता है, या फिर आप फिजिकल गुड्स हैं जो आजकल वो भी ट्रक पे और या फिर प्लेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनमें काफी इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगी। उसके बाद रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया, इनका बेनिफिट होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी रोड कंपनीज है, जैसे कि KNR कंस्ट्रक्शंस हुआ या फिर ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पे उनका सबसे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे L&T ने कहा है कि रोड्स ओन करके फिर उस पर टोल लगा के उससे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है इंडिया में। एक्चुअली ये होना चाहिए कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दो, वो रोड बनाए और फिर NHAI फिर उसको उसकी टोलिंग करे और फिर उसको कलेक्ट करे, क्योंकि वो रिस्क जो टोलिंग और ट्रैफिक का जो रिस्क होता है वो कंपनीज नहीं लेना चाहती। L&T ने एक्चुअली काफी उनके 2 प्रोजेक्ट्स में 2017 में डिफॉल्ट भी हो गया था कि उन्होंने कहा कि देखो हम बना ही नहीं सकते, आपने हमें लैंड अक्वायर करके दिया नहीं और इतनी देरी हो गई है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को वापस कर रहे हैं। तो आई थिंक जहां पे पहले या तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह करते थे कि प्राइवेट ओन करेगा, अपने आप टोल करेंगे और उसको बिड उसकी वो खुद ही बनाएंगे रोड, ये वाला पार्ट चेंज होके इट शुड बी जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट वर्क। वहां पे फिर कंपनीज लाइक L&T, इवन KNR एंड अ फ्यू अदर कंपनीज विल बेनिफिट। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट L&T में है, तो मतलब वहां पे हम थोड़े से बायस्ड हैं। लेकिन फिजिकल इंफ्रा में ये चीजें हैं और फिर ब्रिजेस होंगी, एयरपोर्ट्स होंगी, और ऐसे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वो आई थिंक हमें फायदा होगा करीबन 3-4-5 साल के बाद, जहां पे हमारी जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं किसी कंट्री के हिसाब से अगर आप चेक करें तो हमारी सब काफी ज्यादा है। 13% ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इज लॉजिस्टिक्स वर्सेस ओनली 4% फॉर चाइना। सिर्फ चाइना में आप 100 में सिर्फ 4 रुपए उसके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होते हैं, हम 13 रुपए देते हैं। तो अगर हम उसको कम कर दें तो हमारे गुड्स के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक फायदा है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये काफी बड़ा लैंडस्केप है, लेकिन आई थिंक आई वुड बेटर लॉजिस्टिक्स कंपनीज। ओके ये देखिए एक 2 नंबर्स फ्लैश हुए थे। एक तो रेडिंगटन के नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, वो स्टॉक 8% ऊपर, और कजारिया सेरेमिक्स के नंबर्स भी आए हैं, वो थोड़े फ्लैटिश ही लग रहे हैं, तो वो स्टॉक थोड़ा सा अभी करीब 1-1.5% नीचे चल रहा है। दीपक, आपने IT स्पेस को काफ़ी लंबे समय से ट्रैक किया है, अब आपका क्या व्यू है यहाँ पर? क्योंकि टेक महिंद्रा के भी नंबर्स डिसेंट थे, 1-2 और कंपनियों ने भी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, लेकिन वरी सारी है कि वैल्यूएशन जो बहुत बलून अप हो गई थी पोस्ट कोविड, अब वो कहाँ पे जाकर वापस रीसेट होगा इस हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में? वहाँ पर आपका क्या व्यू है और क्या इस डिक्लाइन में आप कोई IT स्टॉक्स ले रहे हैं? तो हमारे पास थोड़े IT कंपनी के स्टॉक्स हैं, अभी पहले बहुत थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन हमारा व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म में ये बड़ी जो IT कंपनीज है, लार्ज कैप IT कंपनीज, ये अच्छी करेंगी, क्योंकि इनके पास ब्रेड्थ है पोर्टफोलियो में, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी कंट्रीज में करती हैं। और एक फायदा उनको ये हुआ है कि डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया, तो उनके जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे बिडिंग के लिए, उनके रेट्स कंपेटिटिव हो जाएंगे कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि उनके कॉस्ट रुपीज में है। पर इसके अलावा अगर आप देखें नेक्स्ट 6 months to 8 months US में काफी कॉम्प्लेक्स रिसेशन होने वाला है, जहाँ पे डिमांड कम होगी। और आपने देखा अगर Amazon या Facebook के रिजल्ट्स में
उन्होंने ये कहा है कि डिमांड काफी कम है, कम होती जा रही है आगे भी। और अगर ये होता है तो काफी जो जिस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिकन कंपनीज ने इंडियन आईटी कंपनीज को यूज किया था, उसका वो आई थिंक रिवर्सल हो जाएगा और बिजनेस ग्रोथ कम हो जाएगी। आई थिंक इट मे बी फ्लैट टू 1 or 2% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 1 year। मतलब नेक्स्ट 5 years में देखें तो इन कंपनीज जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनमें काफी बिजनेस में इंक्रीज आ सकता है। और आप देख सकते हो कि ये जो कंपनीज हैं इनके फुटप्रिंट्स इतने ज्यादा हैं कि अगर रिसेशन होता भी है दे विल बी एबल टू स्टैंड थ्रू रिसेशन। तो नेक्स्ट 1 year के लिए मैं उनके स्टॉक प्राइस देखूंगा ही नहीं, लेकिन आई थिंक पोजीशंस बिल्ड करने के लिए दिस नेक्स्ट 1 year, इनफैक्ट नेक्स्ट 3-4 months विल बी वेरी यूजफुल। तो अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक लार्ज कैप आईटी इज अ वेरी गुड बेट। शायद यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस मार्केट का जो सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है सेक्टर वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। दीपक, इसमें आपका रुझान क्या है? क्या बड़ा ट्रेंड पकड़ रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आगे हम एसबीआई के नंबर्स पर भी रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे, कल एचडीएफसी के नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन लार्जली जो निजी बैंकों का परफॉर्मेंस आया है वो अच्छा आया है, कुछ एनबीएफसीज में दिक्कत आई है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन अर्निंग्स के बेसिस पर? इन अर्निंग्स आई थिंक अर्निंग्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सारी जो बैंक्स है उन्होंने काफी अच्छा किया है। अब उसमें एक चीज है, जो उनके लैंडिंग रेट्स हैं, जहां से जो लोन देते हैं, वो जो लोन रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए। उनके जो एफडी के रेट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स, वो वहीं के वहीं हैं या फिर थोड़े से बहुत कम इंक्रीज हुए हैं, तो उनके मार्जिन अभी एक्सपैंड हो गए हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो सारे बैंक्स ने अपने एफडी के रेट्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। और जो बैंक्स होलसेल में बोरोइंग करती हैं वो पहले 6% पे किया करती थी, अब नियरली 8% पे कर रहे हैं 1 साल के लिए। तो उनके इनपुट कॉस्ट में जो इंक्रीज आई हुई है वो सितंबर के बाद आई है। तो जो अगला क्वार्टर होगा उनके मार्जिन थोड़े और कम होंगे और उनके लोन ग्रोथ भी आई थिंक थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। अभी के अभी ये सिचुएशन है कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में ग्रोथ काफी ज्यादा है। अगर आप देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ 12% पे है, क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स जो क्रेडिट देती हैं वो 0% हुआ करती थी 3 साल पहले, इवन बिफोर कोविड फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट, अभी वो है 12% पे। पर्सनल लोन 27%, क्रेडिट कार्ड 28%। तो ये जो ग्रोथ हैं ये काफी इंक्रीज हुआ है इस पिछले 1 साल में। लेकिन जैसे जैसे रेट्स इंक्रीज होती जाएंगी आई थिंक ये ग्रोथ भी कम हो जाएगी, तो आई थिंक निम्स थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि अभी आप लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स के साथ अगर आप रहेंगे तो शायद अगले 1 साल में वो अच्छा कमाएंगी कंपेयर टू स्मॉलर और मोस्टली रिटेल बैंक्स। और एक और बड़ी चीज है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर जब होगा तब एचडीएफसी बैंक काफी बड़ी बैंक बन जाएगी। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। काफी रीबैलेंसिंग हो जाएगा विद इन द बैंकिंग पैक इटसेल्फ। और ये भी हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी का नियरली 30-40-45% बन जाए। लेकिन जैसे वो होता है फिर काफी मतलब चेंज हो जाएगा स्टॉक के प्राइसेस भी अकॉर्डिंग टू दैट। सो ये 3 चीजें हैं। मैं कहता हूँ कि लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स के साथ हमारे पास बैंक्स हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप वाली बैंक्स हैं। जो स्मॉल कैप वाली बैंक्स हैं उनके मार्जिन कंप्रेशन से उनको ज्यादा मतलब उनका मार्जिन कंप्रेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द लार्ज बैंक्स। दीपक जी, आखिरी प्रश्न पॉसिबली आपसे। हालांकि मैं बीच में मैच में बात करने वाला था, लेकिन हर्षदा ने बिल्कुल मना कर रखा है। हर्षदा ने कहा है कि मैच के बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी है। 6 आउट हो गए। आपने कोविड शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया। नहीं, अभी जो ड्राइव मारा ना विराट कोहली ने, आपको वो पाकिस्तान के मैच में जो ड्राइव था ना, स्ट्रेट ड्राइव, एग्जैक्टली वो याद आ जाएगा। खैर छोड़ते हैं उसको। ये आपने दीपक सर कोविड शब्द का इस्तेमाल बहुत किया, और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पोस्ट कोविड जो एडवांटेज जिस इंडस्ट्री को मिला उसमें उस गेन को अभी तक होल्ड रखने वाला कोई स्पेस है तो वो है होटल्स। लुक एट इंडियन होटल्स स्टिल एट ऑल टाइम हाई। आपने कोई होटल लिया था तो अभी क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या कर रहे हैं? तो हमारे पास इंडियन होटल्स है और हमने एक्चुअली पिछले साल में लिया था। एक्चुअली मैंने इसलिए लिया था कि
पिछले साल में मुझे बुकिंग्स कहीं नहीं मिल रही थी, तो मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, और फिर बुकिंग्स इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा कि जब होटल इंडस्ट्री काफी साइक्लिकल है, उनके 1-2 साल अच्छे होते हैं, उसके बाद आप 5-6 साल उतनी कंपटीशन आ जाती है कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब प्राइस वॉर और डिस्काउंटिंग वगैरह वगैरह लगा के उसके बाद 5-6 साल कुछ नहीं होता है। ये इंडियन होटल्स के साथ भी हुआ है, लेकिन अभी आई थिंक दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी गुड फॉर इंडियन होटल्स, फॉर ऑल होटल कंपनीज। और टूरिज्म भी बरकरार है, और इसलिए है अभी कि आप बाहर भी अगर जाना चाहो अब्रॉड, तो आपको वीजा मिलना मुश्किल है। अगर आप यूरोप भी जाना चाहोगे तो वीजा मिलना मुश्किल है, तो काफी यूएस में तो यूएस वीजा तो मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो लोग क्या कर रहे हैं कि जो हॉलीडेज वो नॉर्मली बाहर करते थे, इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया में हॉलीडेज एक्चुअली और एक्सपेंसिव है। अगर आप इंडोनेशिया में जाके हॉलीडे करोगे तो इवन इफ यू इंक्लूड द एयरलाइन कॉस्ट, आपका एक्चुअली नेट हॉलीडे कॉस्ट चीपर होगा इंडियन 5 स्टार के कंपैरिजन में। बट अगर आप जा ही नहीं सकते हो, वीजा नहीं मिल रहा है अगर, तो आप इंडिया ही जाओगे। तो आई थिंक इसीलिए अभी राइट नाउ देयर इज दिस रिवेंज डिमांड तो पोस्ट कोविड के बाद, और ये जब सेटल हो जाएगा, अबाउट नेक्स्ट ईयर सेटल हो जाना चाहिए इसको, फिर इनका जो ग्रोथ है वो मॉडरेट हो जाएगा। तब तक शायद इनकी इन्होंने जितनी डेट ली हुई थी कोविड के टाइम पे, अगर जब उनका बिजनेस नहीं था उसके लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए उन्होंने डेट ले रखा था, तो शायद वो थोड़ा सा वो डेट पे ऑफ कर दे, ताकि फिर उनको नेक्स्ट साइकिल में दे कैन प्लान फॉर इट। सो आई थिंक अभी आई वुड से होल्ड होटल स्टॉक्स, लेकिन मैं बायस्ड हूं तो मैंने मतलब आई डोंट वांट टू सेल देम राइट नाउ, बट आई विल वेट फॉर रिजल्ट्स एंड कमेंट्री, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अगर डिमांड में मतलब मॉडरेशन आ रही है, डिमांड कम हो रहा है अगर, तभी हम इनकी पोजीशंस कम करेंगे। ओके दीपक, शुक्रिया आपका, समय निकाला हमारे लिए आपने और सारे स्टॉक्स पर बात की। और जो बीच में थोड़ा सा हम बीच में डाइग्रेस कर रहे थे, मैच की बात कर रहे थे, तो वो अश्विन ने भी छक्का और चौका दोनों मार दिया, तो मतलब काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है। और वो जो वीडियो बात कर रहे थे ना आपकी, वो शॉट तो रेमिनिसेंट था, वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा था। एक फ़र्क है बस, वो बॉलिंग क्वालिटी जो थी वो, और वो जो मैच का प्रेशर था वो अलग लेवल का था, तो उसके लिए वो शॉट शायद एक अलग ही लेवल का रहेगा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दीपक, आप भी मैच देखिए, मेरे ख्याल से अब तो मार्केट में लास्ट के ज़्यादा 17-18 मिनट ही बचे हैं, तो उसमें मैच ही देखिए, वही एंजॉय करिए। हमको तो खैर 3:30 बजे तक तो खैर इस शो को आगे लेके जाना है, तो उसको आगे लेकर चलते हैं। यतिन के पास चलते हैं। डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है यतिन, मैच के अलावा? मैच तो चल ही रहा है, लेकिन देखिए मेटल्स भी चल रहा है। तो मेटल्स में खास करके एल्यूमिनियम काउंटर्स पे ध्यान होना चाहिए। यहाँ हिंडाल्को में एक BTST की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। शायद 10 से 15 रुपए का अपटिक आपको 1-2 दिनों में मिल जाए, ऐसा उनका कहना है। अगर हम देखें तो आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है, फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं। और एक रीजन भी है पर्टिकुलरली क्योंकि नॉन फेरस आज पैक ऊपर है, एल्यूमिनियम के शेयर्स ऊपर हैं, क्योंकि जो चाइना में हुनान प्रोविंस है जहाँ से मेजॉरिटी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है, वहाँ पावर कट्स आपको देखने मिलेंगे। सितंबर ऑनवर्ड्स ये पॉलिसी थी सरकार की वहाँ के कि वहाँ पावर को कंज्यूम कम करे इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम स्टॉक्स के लिए फ़ायदा करेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हिंडाल्को के अलावा टाटा केमिकल्स एक स्टॉक ऐसा है जो काफ़ी वीक है। इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद यहाँ कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखा है हमने। आज भी अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट 3.5% बढ़ा है और स्टॉक प्रेशर में है। फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए हैं। पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद स्टॉक में आपको 1080 से 1100 के नीचे के लेवल्स देखने को मिले। तो टाटा केमिकल्स एक स्टॉक है जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। टाटा केमिकल्स में मुनाफा वसूली, लेकिन हिंडाल्को में तेजी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए यतिन। ये 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इनफैक्ट हिंडाल्को पर एक टेक चेक देंगे चंदना? बिल्कुल, देखिए हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में आज थोड़ा सा अट्रैक्शन देखने को मिला है, और इसका जो मल्टीपल बैरियर था लगभग 410-12 के आसपास का, उसके ऊपर डिसाइसिवली ये काउंटर होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे सेटअप बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है एक बार के लिए अपस्विंग बनेंगे। 412 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 432-435 तक के अपसाइड मौजूदा लेवल से ओपन हो रहे हैं।
चलिए अब एक काम करते हैं यहाँ पे इस आउटलुक के बाद मेटल्स के, अब यहाँ से BTST का क्रम शुरू करते हैं। देखिए आज डाउ फ्यूचर्स को देखने का बहुत मतलब है नहीं, सिग्निफिकेंस उसका है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इवेंट का जो आउटकम होगा उस पर यूएस मार्केट रेट करेगा। लेकिन फिर भी आई थिंक इस बात को मेंशन करते हुए कि यू विल टेक ए ग्लोबल मार्केट रिस्क, आज पूरा का पूरा वही होगा। क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मेरी स्क्रीन पे मात्र 1 अंक नीचे है। मानस, आप ओवरनाइट रिस्क लेंगे, कैरी करेंगे, वकालत करेंगे कोई ट्रेड करने की, या फिर स्किप करेंगे आप? मेरे ख्याल से कल ये गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है और वो इस पे कॉल लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आई थिंक BTST के लिए तो आई थिंक अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ओके, आप अवॉइड करेंगे ट्रेड, आप यहां से अगर आप देखिए कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे। प्रकाश सर, आप कन्विक्शन के साथ कुछ कैरी करना चाहेंगे? बिल्कुल, स्टॉक जो मैंने चुना है वो काफी स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, मैं बाउंस बैक प्ले करूंगा। स्टॉक का नाम है SBI कार्ड। मुझे लगता है 8 ट्रेड करा है 838 में, मुझे लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। अगर अप मूव मिलेगा कहां तक, तो 850 पॉसिबल है, ये मिनिमम टारगेट है। स्टॉप होगा 832 SBI कार्ड। SBI कार्ड में गौरव साहब कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है तेजी का ट्रेड लेने की, 837 के आसपास खरीदा जाए। गौरव, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए जो स्टॉक अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है वो है कोचिन शिपयार्ड। एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाहर आ रहा है स्टॉक, और 10-15 दिन के रेंज था उसके बाहर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 600 से 610 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप 568 की स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। कोची शिपयार्ड में तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये गौरव की राय। इनफैक्ट ये डिफेंस स्पेस में फिर से एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता मैम, मुझे बाटा अच्छा लग रहा है। बाटा ने काफी अच्छा राउंडिंग बेस बनाया है, इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द बेस, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है काफी दिनों के बाद। करंटली इसका प्राइस 1859 का बाय की सलाह है, टारगेट्स रहेंगे लगभग 1900 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1835 का। टारगेट के लिए बाटा में एक मौका तेजी की तरफ। चंदन, आपका ट्रेड? देखिए बाजार में काफ़ी सेलेक्टिव स्विंग यहाँ पे बन रहे हैं, और स्पेशली काउंटर्स की बात करें तो डिफेंस रिलेटेड ये जो डॉकयार्ड कंपनीज हैं, माजगांव, कोचिन, उनमें मूवमेंट है, ITC में, IRCTC में, सिंजिन, बट मैं यहाँ पे माजगांव डॉक पे फोकस करूंगा। हालांकि ये काउंटर 10-12% चल चुका है, बट मेरा तो ऐसा मानना है मौजूदा लेवल से भी 8-10% की रैली बननी चाहिए। तो माजगांव और कोचिन शिपयार्ड दोनों अच्छे लग रहे हैं, और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, और जो 14-15 दिनों के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और 10 से 15% की रैली बना रहा है, तो 720 के आसपास माजगांव डॉक लें। यहाँ पे आपको 705 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ऊपर में 750 तक के अपसाइड यहाँ से एक्सटेंड हो सकते हैं। जी हाँ, इनफैक्ट आपने टिप्पणी करी, मैं और हर्षिता इसी पे बात कर रहे थे कि मजगांव डॉक को अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। दरअसल ये एक पूरा सेक्टोरियल स्विंग है। लुक एट मजगांव डॉक एट डे हाई, और इनफैक्ट ये इसके करियर का सबसे सर्वोच्च स्तर है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है चंदन कि आपने ये स्टॉक हमेशा रिकमेंड किया है, और आज से नहीं, बहुत नीचे से। इस बीच कोचिन शिपयार्ड को लेके आइए। ये स्टॉक मेरी स्क्रीन पर जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर कोचिन शिपयार्ड एज वेल। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, ये भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और यस एट 494 इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। लेके आइए BEL का स्विंग आपकी स्क्रीन पर। BEL डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ 107, यस नहीं माफ कीजिएगा, BL नहीं माफ कीजिएगा। मानस, इनमें से कोई ट्रेड कंसिडर करना चाहेंगे डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से? जिस प्रकार का पैटर्न है, पूरा का पूरा सेक्टर स्विंग दे रहा है। मैं BTST से हट के बात कर रहा हूं यहाँ पर, या फिर मोमेंटम कॉल से हट के बात कर रहा हूं। डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से काम करना हो तो देखिए गार्डन रीच में डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके हैं, क्योंकि देखिए टेक्निकली देखिए तो यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद 490 रुपए के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 469 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट करीब 530 से 540 की रेंज में रहेंगे। ओके, ठीक है। मजगांव डॉक में एक और चीज़ है कि उसमें फ्लोट बिल्कुल नहीं है। 84% तो गवर्नमेंट के पास है, 85% हजता गवर्नमेंट के पास है, और उसके बाद पब्लिक में जो 15% है उसमें भी 3-4% FIIs हैं, और उसके अलावा बाकी HNIs काफ़ी है। तो कोर पब्लिक होल्डिंग तो करीब सिर्फ 5 या 6% ही है इसमें। चलिए, मार्केट बंद होने में 12 मिनट बाकी हैं। मैं एक स्पेशल थोड़ी सी बातचीत करना चाहता था, थोड़ा मार्केट से हटकर आज। और आज शाहरुख खान का बर्थडे है। शाहरुख खान आज हो गए 57 साल के। 57, मतलब सोचो, हमारे जो एक यूथ आइकॉन हमारे, और वो 57 साल के हो गए, अभी भी वही एनर्जी
और शाहरुख खान के बारे में मैं आज तक मेरा पर्सनल मानना ये है कि खैर अमिताभ बच्चन अलग लीग में थे कि अमिताभ बच्चन के बाद एक ही इंडिया में सुपरस्टार आए, और हालांकि उसके बाद जो मर्जी आप कह लीजिए सेल्फ मेड सुपरस्टार जो शाहरुख खान, मैं अभी भी आज की डेट में भी कभी डाउन फील करता हूँ तो शाहरुख खान के कुछ वीडियोस हैं, उनके जो टेडेक्स की टॉक्स हैं या जो उनके मोटिवेशनल। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी, पहले ये बताइए। स्वदेश। शाहरुख खान की मूवी नंबर 1 मूवी मेरे लिए हमेशा स्वदेश है। चली नहीं वो मूवी, लेकिन जो एक उसका म्यूजिक, जो उसमें एक्टिंग की शाहरुख खान ने, जो उसमें शाहरुख खान ने एक पूरी मूवी को अपने मेरा भाई NRI है, उस मेरे साथ मूवी देखने गया था, उसकी आंखों में आंसू थे वो मूवी देखने के बाद। तो मतलब वो काफी एक अलग लेवल की मूवी थी। आपकी फेवरेट कौन सी है शाहरुख खान की? कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ, वो तो शुरू में ही आई थी। हाँ, वो शुरू में आई थी एंड मुझे लगा वो बेस्ट मूवी है। तो जब भी वो टीवी पे आती है मैं उसे देख लेती हूँ। इनफैक्ट शाहरुख खान की जो कई बेस्ट परफॉर्मिंग मूवीज हैं वो बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली, जैसे स्वदेश हो गई, इवन कभी हाँ कभी ना भी उतनी नहीं चली थी। नहीं, बॉक्स ऑफिस फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बादशाह, ये कुछ मूवीज हैं जो मतलब जिसमें उन्होंने काफी अच्छी मूवीज भी काफी अच्छी थी, लेकिन वो मूवीज इतनी चली नहीं थी। तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। वीरू, आपको पसंद है शाहरुख खान? कौन सी फिल्म पसंद है आपको? स्वदेश। अनुज यकीन मानिए मैं कम से कम नहीं तो 15 बार वो फिल्म देख चुका हूँ। बिल्कुल। और एक सीन नहीं छूटता उस फिल्म का। हर कैरेक्टर उस फिल्म का जो है ना वो दिल को छू जाने वाला है, चाहे वो माता जी का रोल हो उनके, या फिर वो छोटा सा गांव का बच्चा हो, वो कैराबेन पे गाना हो, वो क्या गजब मूवी थी। और स्वदेश में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी शाहरुख खान ने, जो काफी मेरे को लगा, काफी उन्होंने कहा था कि मैं नहीं मानता कि मेरा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन हमारे अंदर काबिलियत है। मतलब ये होता है कि ये आप एक ब्लाइंडली नहीं बोलना कि नहीं हम ही सबसे ऊपर है। ठीक है, हम बन सकते हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि नंबर 1 सुपरस्टार तो है ही, मेरे लिए इंडिया में सबसे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर भी है और एक एंटरटेनर है। ये एक हमारे इबला अवार्ड्स में आए थे हर्षदा, एक कहीं भी जाते हैं तो एकदम बिल्कुल पूरा चार्म तो अलग है। और मुझे नहीं लगता इस तरह का चार्म, इस तरह का पर्सोना इस समय नए जनरेशन में किसी के पास होगा, इसीलिए शाहरुख खान यूनिक ही है। और दूरदर्शन पे की कुछ ओल्ड क्लिप्स देखिए तो उसमें दूरदर्शन के 1-2 सीरियल से इन्होंने स्टार्ट किया था अपने करियर, फौजी और सर्कस। और उससे भी पहले, फौजी और सर्कस से पहले वो एक प्रोग्राम आता था जिसमें नए सिंगर्स को, टैलेंट को मौका देते थे, करते थे। उसमें शाहरुख खान होस्ट थे और कुमार सानू उसमें आए थे। तो वो मेरे ख्याल से लेट 80s की बात होगी शायद, और वहां से लेके अब तक का सफर। और जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्री में कोई बैकिंग नहीं, कोई गॉडफादर नहीं है। बाकी जितने भी सुपरस्टार्स रहे उनका इंडस्ट्री में कोई ना कोई बैकिंग या कोई ना कोई गॉडफादर है, ये अकेले दम पर किया है। जी हाँ, और देखिए दिल्ली का लड़का इतना धूम मचा चुका है, बॉम्बे में किंग खान। गावा साहब, आप तो कई सारी फिल्में देखते हैं, पड़ोसी हैं उनके गावा साहब। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, इनके साथ कोई स्पेशल मीटिंग हुई है क्या? नहीं, इनको देखा है मैंने, बस मीटिंग कुछ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, लेकिन देखा है। मेरे घर के पास ही रहते हैं, 4-5 बिल्डिंग लेफ्ट में, अराउंड 50 मीटर दूर, ज्यादा दूर नहीं है। क्लब के मेंबर हैं, एक बार देखा है जरूर। यस, क्लब के मेंबर हैं। अलग है, लेकिन मुझे भी एक स्वदेश फिल्म जो है बहुत ही पसंद है। वेरी मैच्योर्ड परफॉर्मेंस, छोटे गांव की फिल्म थी और देशभक्ति की फिल्म थी, बहुत अच्छी लगती मुझे। फिल्में एक्चुअली शाहरुख खान की गिनने लगे तो बहुत सारी होगी। इनफैक्ट कोई एक ऐसी भी फिल्म आई थी जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बट एब्सोल्युटली लव शाहरुख ने। तो उनके परफॉर्मेंसेस, वही प्लेज एट आर्मी ऑफिसर, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, दिक्कत है ये फिल्मों के नाम कभी कभी याद नहीं आते। अनुष्का शर्मा के साथ जो फिल्म थी जिसमें जब तक है जान, हाँ, आई लाइक दैट फिल्म। और सबने बोला था क्या बकवास फिल्म है, लेकिन हाँ, बट कभी कभी कुछ अच्छी फिल्म। और ऑफ कोर्स तो एवरग्रीन तो DDLJ है ही। दिल तो पागल है, जबरदस्ती, और ऑब्वियसली बाजीगर, डर, कितनी मूवीज हैं एक्चुअली जो मतलब एक आइकॉनिक मूवीज बन गई थी। करण अर्जुन, बहुत ज़्यादा मूवीज। लेकिन जो हर्षदा ने कहा कि उनकी कई मूवीज जो नहीं चली, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी मूवीज थी। स्वदेश नंबर 1 है उसमें ऑब्वियसली, और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो भी समझ में नहीं आया क्यों नहीं चली मूवी। वो एक्चुअली इतनी अच्छी मूवी थी, मुझे अभी तक उसमें सब कॉम्बिनेशन, सब कुछ। एक डुप्लीकेट आई थी उनकी, वो डुप्लीकेट में उन्होंने काफ़ी फुहड़ कॉमेडी की थी, लेकिन बहुत अच्छी थी वो मूवी भी, तो वो भी नहीं चली थी। लेकिन ऐसी मूवीज़ कम ही थी जो उनकी नहीं चली थी। एक मूवी उनकी जो बहुत चली थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वो थी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे ख्याल से वो बस थोड़ा मैंने देखी नहीं। हाँ, और एक रईस बहुत अच्छी मूवी थी, रईस बहुत अच्छी मूवी थी। और एक पठान आने वाली है अगले साल,
तो उसका इंतजार रहेगा। तो गौरांग सर, आप नीचे देख रहे हैं, शाहरुख की क्लिप देख रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सुधे, मगर मेरा इंटरेस्ट बॉलीवुड में थोड़ा कम है हर्षदा। तो मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है सब चीज को लेकर। चलिए अमित से पूछ लेते हैं। अमित, मेरे ख्याल से शायद अमित आप देखते हैं फिल्में शाहरुख खान की? जी मैं अनुज जी शाहरुख खान का डाई हार्ट फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी फेवरेट मूवी दिलवाले दुल्हनिया है, ऑल टाइम फेवरेट। वो तो एवरग्रीन है, वैसे बहुत कम लोग अभी तक चल रही है एक्चुअली। वो दादर वाला थिएटर तो क्या 25 साल चला रहा था वो फिल्म, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। मराठा मंदिर में। मानस, आपका कोई फेवरेट मूवी है शाहरुख की? देखिए मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो जिसमें वो कोच थे हॉकी वाले, चक दे इंडिया, वो बहुत ही बढ़िया मूवी मेरे को लगी थी। अदरवाइज तो डीडीएलजे बेस्ट मूवी अभी भी मैं बहुत लाइक करता हूँ। और लखनऊ में फिर से इस टाइम शो लगी है आज ही मेरे ख्याल से, तो प्लान जरूर बनाएंगे कि आज 740 का शो जाए। अरे वेरी गुड, बताइएगा फिर से ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताइएगा जरूर। एंड आई एम श्योर अब तो डीडीएलजी के साथ ये होता है कि आपको हर डायलॉग याद रहता है और आप वो बस दोहराते रहते हो मूवी देखते। और ये ना ये एक्चुअली पीवीआर आइनॉक्स वगैरह ने एक अच्छी चीज शुरू की है। अभी अमिताभ बच्चन के बर्थडे पे भी इन्होंने अमिताभ की सारी फिल्में लगाई थी और सारी की सारी हाउसफुल जा रही थी, तो ये एक अच्छी चीज है। एक क्यों हीरो ऐसा मतलब करना चाहिए ऐसे, मतलब कुछ ही आइकॉनिक स्टार्स हैं जिनकी फिल्में आप वापस जाके देख सकते हैं। स्वदेश एक बार वापस लग जाए ना, मैं आज ही चला जाऊंगा देखने के लिए बड़ी स्क्रीन पर। हाँ, स्वदेश तो कभी भी अनुज और बनते हैं। अनुज, स्वदेश में एक सीन था जिसमें जब वो शाहरुख कहते थे कि मुझे अब यूएस वापस जाना है, तो उनकी गौरी अम्मा कहती है ठीक है तुम जाना है, पर मेरे ना एक ड्यू है, पैसा ड्यू है। फिर वो पैसा लेने जाने के लिए एक यात्रा करते हैं ट्रेन से, नाव से, और वो उस किसान के पास जाते हैं। वो इतना मन भारी कर देने वाला सीन है ना कि पूछिए मत। उस पूरी पिक्चर का वो सीन सबसे भारी कर देता है मन। वाकई स्वदेश जब भी लगेगी देखने जरूर जाएंगे। चले, बात हुई शाहरुख की, और अगर आपके पास मौका है, जैसे मानस जा रहे हैं 740 का शो डीडीएलजे देखने के लिए आज ओटीटी पे, और आई एम श्योर कई ऑप्शंस मिलेंगे, खुद भी आप निपटा लीजिएगा। लेकिन मार्केट लास्ट अंतिम चरणों में आ चुका है। 1875 आज के लिए दिन की समाप्ति जो होने वाली है, करीब करीब 70 अंकों की गिरावट पर होती हुई दिखाई देगी। निफ्टी बैंक भी थोड़ा नर्म था, 48,100 को संभालने का काम करता हुआ 184 पॉइंट की गिरावट देखी गई। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा सपाट क्लोज दिखा रहा है, करीब 34 अंकों के नुकसान पर ये जाकर टिकेगा। वेरी क्विकली आपको दिखा देते हैं कि प्रेशर आज कहां से बना है। एक तो जाते जाते निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिएगा। आज का दबाव जो आया है वो लार्जली इनफैक्ट मारुति जैसे स्टॉक की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। यहां पर पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। इन्फोसिस में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली फिर लौटी है। भारतीय जैसे काउंटर्स और बैंकों में जो दबाव है, ज्यादा पीएसयू बैंक पिटे, लेकिन आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक भी आप देखिएगा वो 7% नीचे लाता हुआ मार्केट को। रिलायंस ने साथ दिया, आईटीसी का साथ था जिस पर हम तेजी की बात भी कर रहे थे, सनफार्मा और हिंडाल्को, ये कुछ स्टॉक्स थे जो मार्केट को संभालने का दरअसल काम कर रहे थे। आज आप देखिएगा विनिंग ट्रेड्स की तरफ अगर आप आए तो टेक महिंद्रा नंबर्स के बाद चला है 1% के गेन्स। ओएनजीसी में आज के दिन दरअसल तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। तो ये फिलहाल कुछ ट्रेड्स थे इंडेक्स की तरफ जो मार्केट को संभालते हुए दिखाई दिए। वीरू, तेजी की पोजीशंस में कोई आउटस्टैंडिंग ट्रेड जिसको मार्क किया जा सकता है आखिरी 1.5 मिनट में? देखिए आज यहाँ पे आज एक तो फार्मा स्पेस के कुछ स्टॉक्स और साथ ही साथ अगर आप देखें मेटल्स, जिसमें आप वेदांता हिंडाल्को को ले सकती हैं। मीडिया स्पेस में सन टीवी और आईआरसीटीसी, जब अनुज ने एग्जैक्टली वो बात छेड़ी, आई मीन कहीं ना कहीं रेलवे स्पेस की, और एक बड़े शख्सियत का अगर आप देखें उन्होंने जिक्र भी किया कि वो इन स्टॉक्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। आईआरसीटीसी में आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है ये, और साथ ही साथ अगर आप देखें फार्मा स्पेस में सन फार्मा को मत भूलिएगा, आज ये स्टॉक अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में विद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग। हर्षता के बाद चलते हैं
वॉल पे अब इस क्लोजिंग को समझने के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, आज कई ऐसे पॉकेट्स थे जहां से कोशिश कर रहा था मार्केट थोड़ी सी रिकवरी होल्ड कर पाए, लेकिन आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के साथ, लेकिन 18,000 के ऊपर ही हम टिक रहे हैं, 18,073 के लेवल्स पर। तो ये रफली डे लो से करीब करीब 20-22 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक पर प्रेशर आया, 185 अंकों का नुकसान, लेकिन आज आईटी काउंटर्स में भी कुछ दबाव देखने को मिला, 155 पॉइंट नीचे वहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स आपको दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले, चाहे वो M&M हो, अशोक लेलैंड हो, आपका मारुति हो। आप देखेंगे करीब 100 पॉइंट तक का दबाव देखने को मिला। FMCG काउंटर्स ऑन द कॉन्ट्ररी वो चले हैं। मेटल्स भी जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। FMCG में ITC चला, निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही थी दूसरे काउंटर्स में, लेकिन फाइनली वो थोड़ा सा सॉफ्टिश क्लोज दिखा रहा है। और फार्मा में हमने देखा कल मिड कैप स्टॉक्स की बारी थी, तो आज तेजी वाले काउंटर्स की बारी दिग्गजों में आती दिखाई दी है। चलिए हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक था, हल्का सा इजाफा बढ़ने वाले शेयरों के बीच। हिंडाल्को, सन फार्मा ये टॉप ट्रेड्स है आज के। ITC ने आज बहुत मदद की है मार्केट को ऊपर रखने में। ONGC, डॉक्टर रेड्डीज और ऑफ कोर्स रिलायंस जैसे ट्रेड्स टेक महिंद्रा के साथ, जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। दो लाइनों में समझ गई है तेजी, बाकी सब मार्केट में बिकवाली का दबाव। आज मारुति पिटा, आयशर पिटा, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में भी मुनाफा वसूली और HUL में भी हमने देखा थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ज्यादा निराश किया है। TCS वहां पर आधे % से ज्यादा का दबाव दिखाता हुआ। इन्फोसिस में हमने देखा 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। और बैंकों में इंडसइंड हो, एक्सिस हो, ये कुछ कमजोर कड़ियां थी जहां पर प्रेशर आया। ICICI बैंक में भी हमने देखा दबाव देखने को मिला। HDFC समहाउ संभल गया है आज के दिन, और HDFC बैंक भी, तो वहां से थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है। कुल मिलाकर आज थोड़ा सा डाउन डे था, लेकिन डाउन एंड आउट नहीं है हम। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। एक बड़े इवेंट के पहले शाम को FOMC की बैठक के डिटेल सारे निकल कर आएंगे, उस पर हम सुबह में रिएक्ट करेंगे। कल ऑफ कोर्स हम RBI की उस बैठक पर नजरें रखेंगे, इन्फ्लेशन को लेकर क्या स्थिति उभर कर आ रही है उस पर मंथन होने वाला है MPC का, और कल एक्सपायरी वाला सत्र भी है। तो उससे पहले मार्केट थोड़ा सा हल्का होकर जा रहा है। देख लेते हैं फिर सीधा सौदा में नीरज और आशीष का स्टांस सुबह में कैसा था, और उस लिहाज से किस तरह के रिटर्न्स उनके स्टॉक्स में बने हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर नंबर्स के बल पर एक शॉर्ट कॉल दिया था आशीष ने, 5.5% टूटा। चोला तेजी का ट्रेड साबित हुआ, 5% के गेंस अच्छे नंबर्स के साथ। ONGC और त्रिवेणी टर्बाइन में भी तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। नीरज के ट्रेड्स अगर आप देखें सीधा सौदा में जो उन्होंने हाईलाइट किए थे, एक तो LIC हाउसिंग शॉर्ट साइड का ट्रेड इन्होंने सुझाया था, 10% टूटा स्टॉक। लेमन ट्री तेजी वाला स्टॉक पकड़ा था, 3.5% की तेजी। कंसाई नेरोलैक और हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स और ऑफ कोर्स ये मंथली अपडेट के चलते दबाव में थे। तो ये रहे वो टॉप परफॉर्मर्स नीरज और आशीष की तरफ से। तो ये है फिलहाल आज मार्केट का हाल। 18,082 एडजस्ट होकर इंडेक्स जाकर टिका है 62 पॉइंट नीचे, 41,146 अंकों की लेवल्स पर दरअसल निफ्टी टिकता हुआ 142 अंकों के नुकसान के साथ। लेंगे वीरो और मैं आपसे इजाजत, लेकिन कल सुबह में विदेशी मार्केट के क्यूज के साथ, आज के FII डेटा और एक्शन के साथ, और ऑफ कोर्स एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी के साथ सुबह में 7 बजे मुलाकात होगी। बने रहे CNBC आवाज पर। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का